हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू CMA इंटर लॉ फास्ट ट्रैक बैच। हमने लास्ट सेशन में कोड ऑफ वेजेस कर लिया था और उसके साथ ही हमारा 90% सिलेबस हो गया था डन। अब 10% सिलेबस हमारे पास है फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, ESI एंड EPF। तो हम फैक्ट्रीज एक्ट और ग्रेचुटी आज करेंगे, ESI एंड EPF नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ऑल्सो इट केम टू माई नोटिस कि हमारा LLP का छोटा सा पोर्शन है, 2-3 कपल ऑफ टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं। वैसे तो वो कंटेंट में मैंने आपको दे दिए हैं, ऑल दोज हु हैव टेकन द समरी नोट्स आपको दिख रहे होंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि लिक्विडेटर जब सेल कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वाइंडिंग अप, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ओके, आपने अगर नोट्स लिए हैं तो आपके पास हैं ये। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बैलेंस ऑफ द टॉपिक, लगभग आधे घंटे का कंटेंट है, अगर आप चाहते हैं LLP पे मैं एक सेपरेट सेशन कर दूं ½ का, जो टॉपिक्स रह गए हैं LLP के लिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट फॉर नाउ आई विल कंटिन्यू विद द स्केड्यूल। फैक्ट्रीज एक्ट और ग्रेचुटी आज हम करने वाले हैं, तो बड़े एक्ट्स हैं तो थोड़ा सा सेशन आज बड़ा होगा, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक ही जगह पर हम पढ़ लेंगे फैक्ट्रीज और ग्रेचुटी, और ऐसे ही ESI और EPF एक साथ में पढ़ते हुए नेक्स्ट 2 डेज में हम बैलेंस ऑफ द 10 मार्क्स की तैयारी भी कर लेंगे। तो चलो प्यारे दोस्तों, लेट्स गेट गोइंग विद फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो हमारा एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये बात कर रहा है वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ एंड सेफ्टी, वेलफेयर, वुमेन एंड यंग वर्कर्स एंड एनुअल लीव्स के बारे में फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज। ओके, एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर है जो कि प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को, ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो, वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, और जिस वर्किंग कंडीशन में वो काम कर रहे हैं उसे भी बेटर करने पर स्ट्राइव कर रहा है। इट्स अ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर टू प्रोटेक्ट the workers from exploitation and improve the workplace condition। हमारे पास यहाँ पर एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है, ओके, एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है जिसका नाम है रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पर बोला गया फैक्ट्रीज एक्ट एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर है। अगेन जो ये बात हमने यहाँ पर करी, उसको यहाँ पर किस केस लॉ के थ्रू हमको पता चला, रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो जो आप नोट्स बना रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट हेडिंग डालिए और वहाँ पर लिख दीजिए कि एक सोशल लेजिस्लेचर है, एक्सप्लॉइटेशन से बचा रहा है वर्कर्स को, उनकी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर रहा है। और 1993 में 1993 में ये रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस लो में ये बताया गया। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, हेल्थ एंड सेफ्टी, basically measure to prevent accidents and promotes hygiene in the organization, the conditions that the employees are working, welfare जैसे कि amenities provide कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कैंटीन हो गया, रेस्ट रूम हो गया, crutches हो गए। okay, then regulation of work, employment rules for women and young persons came because of Factories Act 1948, and leave entitlements, मतलब आपने एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज काम किया तो फिर इतने समय के लिए आपको छुट्टी मिलेगी, लाइक दैट, पेड एनुअल लीव फॉर एलिजिबल वर्कर्स। ठीक है, एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी क्या है, एक्ट का नाम जैसे हमने बोला फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, 1 अप्रैल 1949 से इफेक्ट हो गया, पूरे इंडिया पे इंक्लूड होता है, इंक्लूसिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्रीज डिफाइन करी गई है अंडर सेक्शन 2M। 2M में अगर आपको LLP याद है तो हमने वहाँ पे फॉरेन LLPs के बारे में बात करी थी, और हम जब फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ फैक्ट्रीज 2M में बता रखी है। ओके, ये अप्लाई करता है टू गवर्नमेंट फैक्ट्रीज अंडर 116 ऑल्सो। सेक्शन 2M फैक्ट्रीज एक्ट बोल रहे हैं, दैट डेफिनेशन ऑल्सो अप्लाइज टू गवर्नमेंट फैक्ट्रीज अंडर सेक्शन 116। ओके, तो कुछ की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कंपीटेंट पर्सन के साथ। कंपीटेंट पर्सन सेक्शन 2C में बता रखी है। ओके, कौन है ये बंदा, ये बेसिकली कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जो कैसे रिकग्नाइज किया जा रहा है एज अ चीफ इंस्पेक्टर। अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज बाय द चीफ इंस्पेक्टर फॉर कंडक्टिंग, क्या कर रहा है, टेस्ट कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। ओके, कौन, ये कंपीटेंट पर्सन इन द फैक्ट्रीज। ओके, इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताता है
ये एक्ट ही, ओके। और अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ भी इसके बारे में ही बता रखा है। दिस इज़ द कम्पीटेंट फॉरेस्ट, ओके। बहुत मल्टीपल, एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज किए जा सकते हैं to be competent person for particular factories, okay, recognized for the same factory itself. Now what's that hazardous process is section 2CB में बता रखा है। तो 2CA पढ़ा, 2CB पढ़ रहे हैं। 2CA में हमने समझा कि कौन है competent person। 2CA में, 2CB में हम पढ़ रहे हैं हजार्डस प्रोसेस। हजार्डस प्रोसेस क्या है? जिससे रिस्क हो सकती है किसी बंदे के हेल्थ को। यस, कोई रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई बाय प्रोडक्ट हो सकता है, कोई वेस्ट हो सकता है, कुछ एफ्लुएंट्स भी हो सकते हैं बेसिकली, जो कि किसी इंसान के जो लोग काम कर रहे हैं और इन द ऑर्गेनाइजेशन जो उस विसिनिटी में है, उनकी हेल्थ को रिस्क लेकर आ रहा है। और एनवायरमेंट पोल्यूशन भी हजार्डस हो सकता है। बेसिकली हजार्ड एनीथिंग दैट leads to environment pollution is also categorized under hazardous process itself as per section 2CB। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेक्शन 2K में बता रखा है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? जहां आप बना रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, या पैक कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, वॉश कर रहे हो, या पावर जनरेशन या ट्रांसमिशन हो रहा है, प्रिंट कर रहे हो, बुक को बाइंड कर रहे हो, शिप की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, या जो बर्फ खाना होता है, कोल्ड स्टोरेज, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ जाती है। एक आध बार पढ़ने से यहाँ काम चल जाएगा। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। वैसे द ओरिजिनल कॉस्ट फॉर दिस समरी नोट्स इज 999, बट द ई वर्जन ऑफ इट इज अवेलेबल टिल योर एग्जाम, टिल योर अटेम्प्ट, only at a cost of 99 rupees. So even if you are a December 2025 student, till your exam you will be able to avail it, these summary notes, only at a cost of 99 rupees। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे केस लॉ। एक केस लॉ है मेसर्स काजी हसन वर्सेस ESI कॉर्पोरेशन। एंड प्रोडक्ट नॉट नेसेसरी, एंड प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कोई बने ही। इनमें से कोई सा भी प्रोसेस हो रहा है ना, जो हमने ऊपर मेंशन किया है, इनमें से कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एंड इंक्लूड्स एनी प्रोसेस एम्ड एट यूज, सेल और ट्रांसपोर्ट विल बी कंसिडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग एज पर सेक्शन 2K of Factories Act 1948। द केस लॉ इज मेसर्स काजी नरूल हसन वर्सेस ESI कॉर्प। तो जो बच्चे मेरे साथ क्लास में एनरोल्ड है, मैंने आपको क्लास में भी बोला था केस लॉ इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर लिखने आता है डेफिनेशन से रिलेटेड तो ये केस लॉ लिखना चाहिए। जिस तरीके से हमने पीछे वाला केस लॉ लिखा रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वैसे ही ये केस लॉ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेसर्स काजी नरूल हसन वर्सेस ESI कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलो वर्कर कौन है? सेक्शन 2I में बता रखा है। वर्कर कोई बंदा डायरेक्टली एम्प्लॉय हो सकता है, कोई इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉय हो सकता है, चाहे नॉलेज हो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, चाहे नॉलेज ना हो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, इस बंदे को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने एम्प्लॉय किया किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, या क्लीनिंग मशीनरी प्रोसेस में, या क्लीनिंग ऑफ प्रीमाइसेस प्रोसेस में, या कोई भी काम जो कि आपके काम के लिए, इस फैक्ट्री के काम के लिए ज़रूरी है, इंसिडेंटल बोल रहे हैं, कनेक्टेड वर्क से रिलेटेड है, चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता हो इस बंदे के बारे में, चाहे ना पता हो, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो, वो एम्प्लॉई है, सॉरी वो वर्कर है एज पर सेक्शन 2I ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, एक दो बार पढ़ने से यू विल बी इन अ सिचुएशन कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लिख पाएंगे, बट ये तभी लिख पाएंगे जब आपने थोड़ी बहुत सेक्शंस क्लास में रिटेन कर रखे होंगे, कुछ एक आध बार अपने नोटबुक में लिख रखा होगा। बहुत समय मैं आपको फिर से बता रही हूँ, स्मार्टली पढ़ते हुए बहुत समय हम फैक्ट्रीज एक्ट को, ग्रेचुटी को, ESI और EPF को ज़्यादा नहीं देंगे। मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स कंसोलिडेटेड देने वाले हैं। वाई? बिकॉज ये 4 चैप्टर्स मिला के 10 नंबर का पेपर है। ठीक है, ओके। अब आर्म्ड फोर्सेस इसमें इंक्लूड नहीं होता है। हमारे पास एक और केस लॉ है, लाल मोहम्मद वर्सेस इरकॉन लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी वर्कर्स ही होते हैं एज पर सेक्शन 2I। ठीक है, अब
कौन इंक्लूड नहीं होता वर्कर के टेबल में? कोई बंदा जो माइन में काम कर रहा है, कोई बंदा जो आर्म्ड फोर्सेस में है, कोई बंदा जो रेलवे रनिंग शेड में है, कोई बंदा जो होटल रेस्टोरेंट या किसी ईटिंग प्लेस में काम कर रहा है, वो वर्कर नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से वर्कर की डेफिनेशन थोड़ी सी जो नॉट इंक्लूड हो रही है एज पर सेक्शन 2 है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इन कंटेक्स्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्कर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, एंड ऑल्सो रिलेट विद कोड ऑफ वेजेस टू। कोड ऑफ वेजेस हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। और गाइज मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप एलएलपी का जो पोर्शन हाफ एन आवर वाला चाहते हो कि मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अदरवाइज ये नोट्स अवेलेबल हैं आपके पास। ओके, these notes are there available for you. What I'll do is LLP के जो notes हैं, LLP का जो summary notes हैं, even if you have not purchased the entire summary book, even then I'll share only for chapter LLP on law by CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, चलो फैक्ट्री समझते हैं। फैक्ट्री सेक्शन 2 में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये कोई प्रीमाइस हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है, जहाँ पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, वो फैक्ट्री है। एक्सप्लेनेशन, मियरली इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग विल नॉट बी इक्वल टू फैक्ट्री। इफ नो मैन्युफैक्चरिंग इज डन, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फैक्ट्री एज पर सेक्शन 2M ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास है। तो प्रीमाइसेस है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दोनों होंगी तो फैक्ट्री है। बट अगर कोई जगह है जहाँ पे कंप्यूटर एक्सेट्रा लग रखा है, कोई डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, बट एक्चुअली में कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहा है, तो वो फैक्ट्री नहीं होगी। ओके, ऑक्यूपायर कौन है? सेक्शन 2N में एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस भी दिखाना चाहूंगी कि इस चैप्टर से कैसे आ रखे हैं। लेट मी जस्ट टेक यू देयर। एमसीक्यूज तो अभी जब हम चैप्टर कर लेंगे तो एक बार हम ग्लांस देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगी मैं आपको। देखो, समरी नोट आ रखा है क्लीननेस ऑफ फैक्ट्री पर, सेक्शन 11 इसके बारे में बात करता है, अभी थोड़ी देर में ये भी देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बता रखा है कि क्या होता है 1948 में, तो अभी मैंने आपको दिखाया ना मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, ऑल ऑफ दिस। और यहाँ पे फिर आप केस लॉ लिखना पड़ेगा, मिसेस काजी नरूल हसन वर्सेस ASI कॉर्पोरेशन। इफ यू राइट इट विल गेट फेच, विल बी एबल टू फेच बेटर मार्क्स। ठीक है, ये 2018 में क्वेश्चन आ रखा है। फिर इसके बाद आगे पास क्वेश्चन पूछ रखा है एनुअल लीव से रिलेटेड फैक्ट्रीज एक्ट में। ओके, हजार्डस प्रोसेस पे सेक्शन 2CB पर हमने जो देखा है ना 2CB, उसको आप इस पे शॉर्ट नोट आ रखा है। सेक्शन 3 नंबर में क्वेश्चन आ रखा है 2021 में। ओके, बस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ रखे हैं। क्या लॉन्ड्री जो हॉस्पिटल से अटैच्ड है, जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल हो रही है, क्या वो फैक्ट्री है? नहीं, वो फैक्ट्री नहीं है। इट इज़ ऑलवेज एन डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री। इसको पूरा समझाना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है एक्सप्लेन द राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट द इमिनेंट डेंजर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, सेक्शन 41A इसके बारे में बात करता है। सेक्शन नहीं भी याद होगा तो भी चल जाएगा। ओके, 2016 में हमारे से पूछा गया है एक एम्प्लॉयज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन क्लेम दैट देयर यूनिट इज कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। तो सेक्शन 2 के ही डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता होगी, है ना, सेक्शन 2M की डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता होगी तो आप इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। पहले तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस के कंटेक्स्ट में बताना पड़ेगा, फिर फैक्ट्री के कंटेक्स्ट में बताना पड़ेगा, सेक्शन 116 के बारे में भी बातचीत करनी पड़ेगी जो अभी मैंने आपको फैक्ट्रीज एक्ट में दिखाई है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो सारी बातचीत लिखनी पड़ेगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑक्यूपायर पे क्वेश्चन आ रखा है, और क्योंकि ऑक्यूपायर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई हाईली रेकमेंड कि आपको ये डेफिनेशन एंड सेक्शन याद करने चाहिए। ओके, तो ऑक्यूपायर की कहानी पर क्वेश्चन आ रखा है। ऑक्यूपायर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन जनरल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सेक्शन 2N बोलता है ऑक्यूपायर के बारे में, हु हैज कंट्रोल ऑफ द फैक्ट्री इज द ऑक्यूपायर। ओके, दैट पर्सन इज नोन एज ऑक्यूपायर। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो कोई भी पार्टनर हो सकता है ऑक्यूपायर, कोई कंपनी है तो कोई एक डायरेक्टर हो सकता है ऑक्यूपायर, कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है तो जो अपॉइंटेड मैनेजर है ना वो ऑक्यूपायर है। अगर डॉक है किसी नो रिपेयर शिप, जहाँ शिप रिपेयर होती है, यहाँ का डॉक है, तो जो ओनर ऑफ द डॉक है फॉर हायर, दैट विल बी नोन एज द ऑक्यूपायर एज पर सेक्शन 2N ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 2000, फैक्ट्रीज एक्ट 1948।
अब मस्ट सेंड नोटिस अंडर सेक्शन 7 एटलीस्ट 15 डेज बिफोर द स्टार्टिंग फैक्ट्री ऑपरेशन। यहाँ पे हमारे को सेक्शन 7 के अंदर फैक्ट्री का ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस में क्या लिखना पड़ेगा, फैक्ट्री का नाम क्या है, फैक्ट्री की लोकेशन क्या है, कौन है ऑक्यूपायर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज डिटेल्स। और अगर मैनेजर चेंज होता है, लेट्स से लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला मैनेजर ही ऑक्यूपायर है, तो अगर मैनेजर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को चेंज होने के 7 दिन के अंदर अंदर। ये डेट्स वाला टॉपिक होता है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंटेक्स्ट में हो जाता है। और क्योंकि ये 4 चैप्टर्स मिला के 10 नंबर के आने वाले हैं, जैसे कि मैं बताया 7, 8, 9, 10, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आने की पॉसिबिलिटी आपके पास ज़्यादा है ना। तो जहाँ के लिए ये नोट्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, नाउ ड्यूटीज बोल देते हैं ऑक्यूपायर की। जो क्वेश्चन आया हुआ भी है सेक्शन 7A इसके बारे में बात करता है। ऑक्यूपायर को ध्यान रखना, ही मस्ट एंश्योर दैट ऑल द वर्कर्स की हेल्थ सही है, वेलफेयर के साथ काम हो रहा है और उन्हें सेफ्टी भी प्रोवाइड हो रही है। सो बेसिकली दिस इज द 3 पैरामीटर्स। पिरामिड बना लो, ये सारी चीज़ें हेल्थ पर, वेलफेयर पर और सेफ्टी को ध्यान रखने की जिम्मेदारी एज पर सेक्शन 7A ऑक्यूपायर की होती है। और ऑक्यूपायर सेक्शन 2N में हमको बता रखा है एज फार एज प्रैक्टिकेबली पॉसिबल। जो प्रैक्टिकेबली पॉसिबल है उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपायर की है। इंस्पेक्टर सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में बता रखा है, जिस इंस्पेक्टर को बताना है मैनेजर चेंज हो गया 7 दिन के अंदर, उस इंस्पेक्टर की डेफिनेशन हमें सेक्शन 9 और सेक्शन 8 में बता रखी है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इंस्पेक्टर, असाइन कर देता है कि किस एरिया के लिए, किस लोकल लिमिट के लिए ये इंस्पेक्टर है। इनके पास पावर है कि ये फैक्ट्री के अंदर जा सकते हैं, प्रीमाइसिस को एग्जामिन कर सकते हैं, कोई एक्सीडेंट्स हुआ है तो उससे रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, आर्टिकल्स को डिटेन कर सकते हैं, और कोई भी प्रिस्क्राइब्ड पावर जैसे सेक्शन 8 सेक्शन 9 में दे रखी है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर इंस्पेक्टर के पास होती है। तो छोटी सी बात है बट देन अगेन। अब सर्टिफाइड सर्जन पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन आ रखा है। देखिए ड्यूटीज पूछ रखी है सर्टिफाइड सर्जन की अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। सो बेसिकली दिस इज द पर्सन जस्ट इन केस समथिंग हैपेंस इस एरिया में, और लोगों के बारे में हेल्थ रिलेटेड बातचीत, सर्टिफिकेशन यही बंदा देता है। कौन है सर्टिफाइड सर्जन? सेक्शन 10 इसके बारे में बात करें तो सेक्शन 7 देखा, 7A देखा, 8 देखा, 9 देखा, और अभी हम देख रहे हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 में सर्टिफाइड सर्जन है, ठीक है। सेक्शन की लिस्ट बना लोगे तो जितनी बार देखोगे उतना ईजियर रहेगा रिकॉल करना। ओके, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है सर्टिफाइड सर्जन, जिसकी ड्यूटीज है वो सर्टिफाई करेगा यंग वर्कर्स को कि वो फिट हैं टू डू द वर्क ऑफ अ वर्कर एंड एम्प्लॉय। एग्जामिन करेगा वर्कर्स को, अगर उनकी हजार्डस जॉब है तो बेसिकली रेगुलर चेकअप्स हो रहे हैं तो वहाँ पे एग्जामिन करेगा ये सर्टिफाइड सर्जन। और सुपरवाइज करेगा फैक्ट्री को कि कैसे उनको हेल्थ रिलेटेड इंसिडेंट्स को बचाना है, और अगर हो गया तो कैसे बेसिकली नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए। ये ड्यूटीज है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अपनी आंखें बंद करो, मेरे साथ पीछे पीछे बोलो। सेक्शन 10 बोलता है सर्टिफाइड सर्जन के बारे में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सर्टिफाइड सर्जन की ड्यूटीज भी सेक्शन 10 में बता रखी है। ये यंग वर्कर्स को सर्टिफाई करता है, जो हजार्डस प्रोसेस में लोग काम करता है उनका हेल्थ चेकअप ये करता है, बेसिकली एग्जामिन करता है इन वर्कर्स को, और सुपरवाइज करता है फैक्ट्रीज को विद हेल्थ इंसिडेंट्स। ओके, सेक्शन 10। अगर हमें बातचीत पता है और हमने आंसर एक आध बार स्कैनर से या क्वेश्चन बैंक से पढ़ रखा है, यू आर इन अ बेस्ट ऑफ सिचुएशन टू राइट द आंसर परफेक्टली इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप लगभग 1 घंटा हम इंडिविजुअल चैप्टर को देंगे, फैक्ट्रीज और ग्रेचुइटी को। इसके बाद आप क्या करेंगे, 1-1.5 घंटा देंगे पोस्ट द सेशन और फटाफट से रीड कर लेंगे, क्योंकि कंटेंट तो आपने पढ़ रखा है ना। जस्ट स्कैनर को रीड कर लेंगे, या क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास, अगर आप एनरोल स्टूडेंट तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आप क्वेश्चन बैंक को रीड कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको पास क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे कि कौन कौन से आ रखे हैं और कैसे अपन को आंसर लेना है। वैसे तो मैं हल्का फुल्का एक्सपोजर दे रही हूँ, बट जो सेल्फ स्टडी है उसका कोई तोड़ है नहीं, ठीक है, स्पेशली इन कोर्सेज लाइक आर्ट्स। अब बात करते हैं क्लाइनेस रूल। इस पर भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते नहीं, क्वेश्चन तो बनते हैं, जस्ट क्योंकि हम प्रायोरिटी स्मार्टली इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, प्रायोरिटी इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, जैसे हम कंपनीज एक्ट को दे रहे हैं वैसे ऑफकोर्स यहाँ पे समय नहीं देंगे। या अब क्लीनलीनेस रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्लीनलीनेस रूल्स बोल रहे हैं, ओके, एरिया
जो फ्लोर्स और स्टेयरकेस हैं ये कितनी फ्रीक्वेंटली, हर वीकली डिसइंफेक्टेंट के साथ क्लीन होने चाहिए। जो वॉल्स और सीलिंग्स हैं वाइट वॉश्ड हैं, जो उन्हें हर 14 महीने में दोबारा से वाइट वॉश होनी चाहिए या कलर वॉशिंग होनी चाहिए। अगर कोई पेंटेड या वार्निश सर्विस है वो हर 5 साल में वार्निश बेसिकली होनी चाहिए, पेंट होनी चाहिए, रीपेंटिंग या रीवार्निशिंग। अगर कोई वॉशेबल सर्विस है तो हर 6 महीने में होनी चाहिए प्रिस्क्राइब क्लीनिंग मेथड से। डोर्स विंडोज़ जो वुड के बने हैं, मेटल के बने हैं, इन्हें हर 5 साल में साफ़ करना है, पेंट करना है बेसिकली, वार्निश करना है। और मेंटेनेंस लॉग हर एक प्रोसेस जब भी हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है रजिस्टर में। स्पेशली यहाँ से आप MCQs अब रीसेंट मतलब 2022 सिलेबस ऑनवर्ड्स ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से देख सकते हो इन फॉर्म ऑफ MCQs। ठीक है, तो अपन को क्या क्या पता चलना चाहिए, आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। अगर फ्लोर्स और स्टेयरकेस हैं वो हर हफ्ते होंगे, डिसइंफेक्शन से होंगे। वॉल और सीलिंग जो वाइट वॉश बेसिकली हो रखी है ये हर 14 महीने में होगी, या तो वाइट वॉशिंग होगी या फिर वापस से कलर वॉशिंग होगी। ठीक है, जो पेंटिंग हो रही है, जो वार्निश हो रही है 5 साल में हो रही है, रीपेंटिंग या वार्निशिंग। जो वॉशेबल सर्विसेज हैं वो हर 6 महीने में वॉश होगी, प्रिस्क्राइब मेथड से होंगी। जो डोर्स और विंडोज वुड या मेटल से बन रखे हैं वो हर 5 साल में होंगे वॉश, या तो पेंट होंगे या वार्निश होंगे, और इसका आपका लॉग मेंटेन करना होगा। ठीक मेरे बेटे। Now let's talk about the welfare measures. Welfare under Factories Act, हेल्थ सेफ्टी वर्किंग आवर्स लीव सब के बारे में बात हो रखी है। हेल्थ एंड हाइजीन सेफ्टी के हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, वर्किंग आवर्स बोथ फॉर अडल्ट एज वेल एज यूथ, मतलब जो चाइल्ड लेबर तो नहीं है बट देन यूथ है। ओके, एंड लीव्स वेजेस रिलेटेड बातचीत वेलफेयर में हो रही है। चैप्टर 3 क्या बात करता है, चैप्टर 3 बात करता है हेल्थ प्रोविजंस रिलेटेड। तो इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर को लर्न करना, इसलिए लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, 2-3 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। चैप्टर 3 में बात कर रखी है हेल्थ रिलेटेड क्लीनलीनेस, ओके, वेस्ट डिस्पोजल, वेंटिलेशन, डस्ट एंड फ्यूम कंट्रोल, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवरक्राउडिंग प्रिवेंशन, एडिक्वेट लाइटनिंग, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स एंड स्पिटून्स जो थूकदान होते हैं, इन सब के बारे में चैप्टर 3 में बातचीत कर रखी है हेल्थ प्रोविजंस के अंदर। अब क्लीनलीनेस टाइमलाइन मैंने ऑलरेडी डब्बा दिखा दिया है, इसको एक बार आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 15 इसके बारे में बात करता है। अगर फैक्ट्रीज यूज़ कर रही हैं आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन तो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि क्या स्टैंडर्ड्स उन्हें फॉलो करने हैं, कैसे उसे मेथड कर यूज़ या रेगुलेट करेंगे, कैसे टेस्टिंग होने वाली है, वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट कैसे होनी चाहिए कि अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है जिस एरिया में आर्टिफिशियली क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए। तो इन सब के बारे में सेक्शन 15 बात कर रहा है। एक आध बार पढ़ने से आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जस्ट इन केस यहाँ से क्वेश्चन आता है आप आराम से लिख सकते हैं। तो हमने सेक्शन 7A देखा, पहले सेक्शन 2CA देखा, 2CB देखा, 2K देखा, 2I देखा, 2M देखा, यस, 2N देखा, फिर हमने सेक्शन 7 देखा, 7A देखा, 8 देखा, 9 देखा, 10 देखा, उसके बाद अभी हमने सेक्शन 15 देखा है। यस, दीज आर द सेक्शन दैट वी हैव सीन। चैप्टर 3 देखा, और हमने सेक्शंस पे मैंने आपको बोला नहीं है इससे ज़्यादा सेक्शंस देखने के लिए। अब बात करते हैं ओवर क्राउडिंग के बारे में। ओवर क्राउडिंग सेक्शन 16 बोलता है डूज क्या है, आपको 14.2 मीटर क्यूब पर वर्कर, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं अभी रिसेंट पास्ट में तो वी नेवर नो कैसा क्वेश्चन धप्पा दे दे। इसलिए छोटी छोटी बातचीत जो है जितनी बार पढ़ रखी होगी कैसी सिचुएशन में होंगी कि आप राइट आंसर चूज कर पाएंगे अगर MCQ आता है तो। 14.2 मीटर क्यूब, इट इज क्यूब पर वर्कर। ओके, वेंटिलेशन इंश्योर करना है, ये ओवर क्राउडिंग नहीं होगी अगर ये हो रहा है तो। अब ओवर क्राउडिंग क्या हो जाएगी अगर अपनो पैक्ड रूम्स हैं, यू डोंट हैव टू डू दैट एज पर सेक्शन 16। यस, कॉम्प्रोमाइज ऑन एयर फ्लो, बेसिकली वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 19 एंड 20। 16 के बाद 18 नहीं हमने 17 ने देखा, हमने 18 ने देखा। हम डायरेक्टली चल दिए हैं 19 और 20 में, जहाँ हम लैट्रिन्स, यूरिनल्स और स्पिटून्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मेन एंड वुमेन के लिए डिफरेंट, बेसिकली एनक्लोज टॉयलेट्स होनी चाहिए मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए। लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटीज़, कन्वीनियंटली लोकेटेड हो, ढूंढने जा रहे हैं कहाँ पर है, नेचर इज कॉलिंग,
दे आर नेचुरल कॉल्स हैपनिंग एंड हमको पता ही नहीं है कहाँ है, कहीं झाड़ियों में जाके ऐसा ना हो, कन्वीनियंटली लोकेटेड हो, एक्सेसिबल हो सारे टाइम्स में। वेंटिलेशन एंड लाइटनिंग, वेल लिट एंड वेंटिलेटेड होने चाहिए सारे टॉयलेट एरियाज। क्लीननेस, क्लीन होने चाहिए, डिसइंफेक्टेड होने चाहिए एटलीस्ट वंस इन 7 days। ओके। स्वीपर अपॉइंटमेंट, रेगुलर क्लीनर्स होने चाहिए जो इन एरियाज़ को क्लीन करेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स, अगर 250 लोग से ज़्यादा लोग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो ग्लेज टाइल्स होंगे इम्परवियस सरफेसेस के साथ ऑन फ्लोर्स एंड इंटरनल वॉल्स ऑल्सो। पिच कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दिया है। आपने नोट्स, अगर आपने नोट्स ले लिए हैं जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, नथिंग लाइक इट, फिर तो रिवाइज करना बहुत आसान होगा। बट अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं और आप अपने नोटबुक में लिख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लिख के डब्बा बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार आप सुन रहे हैं, एक बार देख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं, एग्जाम से पहले भी एक बार तो एटलीस्ट देख ही लेंगे, तो एक सिचुएशन में हो जाएंगे एमसीक्यूज सॉल्व करने की। ओके। स्पीटून्स सफिशिएंट नंबर्स होने चाहिए, कन्वीनियंट पॉइंट्स पे होने चाहिए और रेगुलरली क्लीन भी होने चाहिए। दिस वॉज चैप्टर 3 हेल्थ प्रोविजन। चैप्टर 4 बात करता है सेफ्टी मेजर्स इन फैक्ट्रीज। ओके। मशीन सेफ्टी, मशीन की सेफ्टी कैसे होगी, मशीन की फेंसिंग होनी चाहिए उन एरियाज की जो डेंजरस मशीन्स हैं। सेफ वर्किंग फॉर मूविंग मशीन्स, स्ट्राइकिंग गियर्स होने चाहिए, कपड़े वपड़े जो भी गियर पहन के हेलमेट एक्सेट्रा यूज़ करते हो आप, काम करते हो, स्ट्राइकिंग गियर्स होने चाहिए। सेल्फ एक्टिंग मशीन्स हैं अगर, तो उनके लिए प्रॉपर हमारे पास मशीन की सेफ्टी होनी चाहिए जो अपने आप काम करती हैं, रोबोटिक लेट्स से फॉर एग्जांपल। केस ऑफ न्यू मशीनरी is also is spoken about in the safety measure chapter 4। okay, restriction for young person also when it is machines like this, so young person ऐसी जगहों पर नहीं हो सकते। फायर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, अगर कोई एक्सप्लोजिव है, इनफ्लेमेबल, डस्ट हैंडलिंग है, उस रिलेटेड सेफ्टी आपके पास होनी चाहिए। सेफ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स होनी चाहिए और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी होनी चाहिए। दैट ऑल्सो हैज बीन स्पोकन इन चैप्टर 4 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट सेफ्टी मेजर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ओके, देखो वेलफेयर मेजर्स आ गए ना, मैंने बोला ना आए हुआ क्वेश्चंस, तो वेलफेयर मेजर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, सेफ्टी मेजर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, चैप्टर नंबर 3 हेल्थ प्रोविजन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके। इंस्पेक्टर सेक्शन 8 सेक्शन 9 देखा हमने, है ना। फिर हमारे से पूछा गया कैसे पॉइंट होता है, इसका सेक्शन 8 सेक्शन 9 बात कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको जो बच्चे मेरे साथ क्लास में एनरोल्ड है उनको भी बहुत हाईली रिकमेंड किया है पढ़ने के लिए, बट और मैं आपको भी बोल रही हूँ दैट यू शुड रीड दीज क्वेश्चन एटलीस्ट वन। बड़े बड़े क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, और देखो ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे बने हुए नहीं है, तो बहुत ज़्यादा समय इन चैप्टर्स पे देने इज़ नॉट वेरी प्रूडेंट। ओके, बट अगेन लीविंग देम ऑल्सो इज़ नॉट स्मार्ट। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि छोड़ने हैं। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी, फ्लोर, स्टेयर्स, एक्सेस, पेड सम्स, ओपनिंग्स, सेफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी है। वर्कर्स को प्रोटेक्शन की आइस, अगर लेट्स से वो कुछ वेल्डिंग एक्सेट्रा से काम कर रहे हैं। हैवी लोड को हैंडल कैसे करा जा रहा है। डेंजरस फ्यूम्स या वेपर जो आपके लंग्स एक्सेट्रा को ख़राब कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेंट या कुछ केमिकल से आप एक्सपोज हो। इसके अलावा कॉटन ऑपरेटर रिस्ट्रिक्शन है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट रूल्स हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स हैं लार्ज फैक्ट्रीज के लिए। दिस इज सेफ्टी मेजर जो चैप्टर 4 में बता रखे हैं, एक आध बार पढ़ना एंड यू आर सॉर्टेड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हजार्डस प्रोसेस एज पर चैप्टर 4A। साइट अप्रेजल कमेटी, एसएसी का फुल फॉर्म ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट साइट अप्रूवल कमेटी बनाता है, अपॉइंट करता है। बेसिकली क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट ऐसे साइट अप्रेजल कमेटी एप्लीकेशन रिसीव करती है, प्रपोजल एग्जामिन करती है और इन्फॉर्मेशन बोल सकती है कि मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर रिकमेंडेशन देगी विद इन 90 डेज कि अप्रूवल मिला है। ओके, बेसिकली और कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अप्रूवल हो गया। और अगर नहीं मिला है तो देन अप्रूवल नहीं ग्रांट हुआ है। ओके, हजार्डस प्रोसेसेस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हो तो एसएससी के पास एप्लीकेशन आती है, वो एप्लीकेशन रिव्यू करती है, आपको अप्रूवल दे सकती है, अदरवाइज कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकती है। और अगर अप्रूवल दे दिया तो फिर आपको और कोई तामझाम नहीं चाहिए।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर सेक्शन 41C में बता रखा है, 2N में ऑक्यूपायर बताया था हमने, 7 में बातचीत करी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बात कर रहे हैं, वहाँ पे ड्यूटीज़ बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोल रहे हैं। जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, वर्कर्स को अवेयर कराना किसकी ड्यूटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, एज पर सेक्शन 41C इट इज़ द ड्यूटी ऑफ, जब हजार्डस प्रोसेस हो रहे हैं बेसिकली, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी वर्कर्स को बताना है। इमरजेंसी प्रोसेस, इमरजेंसी प्लान की जस्ट इन केस ये हो जाता है फिर क्या करेंगे, जैसे आपने रेलवे मास्टर करके एक मूवी नेटफ्लिक्स या किसी OTT पे देखी होगी, है ना, जो कौन सा, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी, या तो वहाँ पर आसपास के लोगों को पता होना चाहिए था ना, नहीं पता था। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली द वर्कर्स बट पीपल हु आर लोकल एरिया, लोकल विसिनिटी में, उनको पता होना चाहिए जस्ट इन केस थिंग्स गो रॉन्ग व्हाट इज टू बी डन। हैंडलिंग एंड डिस्पोजलिंग, सेफ ट्रांसपोर्ट, यूसेज एंड डिस्पोजल, मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड, सारे एम्प्लॉयज़ का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किसने को करना है, ऑक्यूपायर को, और क्वालिफाइड सुपरवाइजर्स होने चाहिए, हजार्डस मटेरियल के साथ आप हैंडल करें। सो बेसिकली दिस इज ऑल अंडर हजार्डस। SSC के बारे में भी हजार्डस प्रोसेस के अंदर ही हम बातचीत कर रहे हैं। चैप्टर 4 इसके बारे में बातचीत करता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं, वर्कर्स के क्या पास राइट है, तो सेक्शन 41C में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी ऑक्यूपायर की। अब सेक्शन 41D और सेक्शन लेके सेक्शन 41F तक सेंट्रल गवर्नमेंट के आज बात कर रहे हैं, फिर G से लेके H तक वर्कर्स की राइट के बारे में बात कर रहे हैं। 41D में इंक्वायरी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू द फैक्ट्री हेल्थ एंड सेफ्टी। ई में प्रिस्क्राइब कर सकता है इमरजेंसी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है। एफ में थ्रेशोल्ड बोल सकता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपोजर्स, जैसे कुछ हजार्डस हो रहा है, तो चैप्टर 4A में इसके बारे में बातचीत हो रही है। वर्कर्स की राइट सेक्शन 41G और 41H में बोल रखा है। 41G में बता रखा है सेफ्टी कमेटी, इक्वल मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स मेंबर्स होने चाहिए जो ये सेफ्टी कमेटी बन रही है, और सेफ्टी अवेयरनेस प्रमोट करेंगे। राइट्स टू रिपोर्ट डेंजर, अगर डेंजर हो रहा है तो उसे रिपोर्ट करना है। इमिनेंट, अगर कुछ इमिनेंट डेंजर है, बहुत खतरनाक सी बात है, उसको दे कैन रिपोर्ट। अथॉरिटीज़ को अगर खतरनाक है तो एक्ट भी इमिडिएटली करना है। तो 41G एंड 41H बातचीत कर रहा है वर्कर्स के कंटेक्स्ट में, ठीक है, वर्कर्स की राइट के कंटेक्स्ट में। अब बात कर रहे हैं वेलफेयर मेजर्स की जो फैक्ट्री में होनी चाहिए। वेलफेयर मेजर्स क्या है बेटे, 49, 43, 44, बेसिकली 43 से लेकर 46 तक है, एंड देन 49 सेक्शंस हैं। ओके, एक आध बात पढ़ेंगे इन पे, बहुत ज़्यादा समय अगेन नहीं देंगे, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर। आई विल जस्ट शो इट टू यू, कैसे पूछ रखा है मैं दिखा देती हूँ। ये था, पूछा हुआ है 2019 में, 8 नंबर का क्वेश्चन, तो फिर से पूछा जा सकता है, वी नेवर नो। ओके, वेलफेयर मेजर्स क्या है फैक्ट्री में, स्टोरिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है, प्रोवाइड सूटेबल स्पेस फॉर स्टोर टू स्टोर द क्लोथ्स एंड ड्राइंग फैसिलिटी फॉर वेट क्लोथ्स, ऐसे जैसे जो लोग काम कर रहे हैं ऐसी जगहों पे, फायर स्टेशन एक्सेट्रा, लेट्स से। ओके, 44 बात करता है फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, सारी फैक्ट्रीज में सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए वर्कर्स के लिए जो काम करते हुए खड़े रहते हैं, बट देन दे शुड हैव सम सीट ऑल्सो, राइट। ओके, सेक्शन 45 बोलता है फर्स्ट एड एप्लीकेशन सारी फैक्ट्रीज में होने चाहिए, स्पेशल जो ये फर्स्ट एड है, और अगर आपकी फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा लोग हैं तो आपके पास स्पेशल रूल है। एक फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए 150 लोगों पर, इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। ओके, जो इंचार्ज है वो सर्टिफाई करेगा और मेक श्योर करेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इस फर्स्ट एड किट के अंदर वो होनी चाहिए, बजाय फर्स्ट एड बॉक्स में उसके अंदर सामान ही नहीं है। ओके, और अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो एक एम्बुलेंस रूम भी ज़रूरी है, सेक्शन 45 इसके लिए बात करता है। फर्स्ट एड अप्लायंसेस सारी फैक्ट्रीज में होने चाहिए, मैंने ऊपर बताया एग्जैक्टली वैसी ही बातचीत है। ओके, सेक्शन 46 एक्चुअली रिपीट हो गया। सेक्शन 46 बात करता है कैंटीन, अगर आपके पास 250 से ज़्यादा लोग हैं एक फैक्ट्री में तो आपको हर एक फैक्ट्री में कैंटीन होनी चाहिए। जो ये नंबर्स है ना, ये नंबर्स गेम चेंजर हो सकते हैं। मैंडेटरी होता है, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है कि इस कैंटीन का कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, कैसी हाइजीन होगी, कैसी प्राइसिंग रहेगी, क्या मैनेजमेंट रहने वाला है। ओके, अब चैप्टर 6 हमने चैप्टर 4 देखा, चैप्टर 3 देखा, चैप्टर 4 देखा, चैप्टर 4 हजार्डस देखा, अब चैप्टर 6 देखने चल रहे हैं, जहाँ चैप्टर 6 में वर्किंग आवर्स बता रखा है, अडल्ट के वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए। आई थिंक या
वैसे छोटे छोटे टॉपिक्स 2-3 रह गए हैं, ये चैप्टर अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है, हम ग्रेचुइटी भी आज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट्स। सेक्शन 54 इसके बारे में बातचीत करता है। डेली वर्किंग आवर्स 9 घंटे होंगे, सारे अडल्ट वर्कर्स पे अप्लाई करते हैं। चैप्टर 6 इसके बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 55 बोल रहा है रेस्ट इंटरवल्स, कोई भी काम जो है 5 घंटे से ज़्यादा के स्ट्रेच पे नहीं होना चाहिए। 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा हर एक 5 घंटे के बाद, ताकि फिजिकल रिकवरी इंश्योर होती रहे। ओके, स्प्रेड ओवर, टोटल स्प्रेड इंक्लूसिव ऑफ रेस्ट, जो टोटल टाइम जिसके लिए काम कर सकता है एक एम्प्लॉय इंक्लूसिव ऑफ रेस्ट वो है 10.5 घंटे एक दिन में। इससे लॉन्ग वर्क डेज प्रिवेंट हो पाएंगे। वीकली वर्किंग आवर्स 48 आवर्स पर वीक मैक्सिमम हो सकते हैं। हमारे पास एक केस है यहाँ पर, रिच एंड कंपनी वर्सेस सुरेशन, और अगर माइनर है इंक्रीज 15 मिनट्स नॉट अ वायलेशन। अगर छोटे मोटे इंक्रीज हो रहे हैं फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स टाइप, तो उसे वायलेशन नहीं बोलेंगे, है ना। 48 आवर्स में 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, दैट इज़ नॉट वायलेशन। कंपनसेटरी हॉलीडे, अगर आपने वीकली हॉलीडे संडे को छुट्टी होती है वो मिस कर दी, तो आपको सेम मंथ में या फिर आने वाले 2 महीने में छुट्टी देनी है। वर्कर्स राइट टू रेस्ट इज प्रिजर्व्ड एज पर सेक्शन 53। ओके, सेक्शन 57 नाइट शिफ्ट के बारे में बात करता है। अगर मान लेते हैं 12 बजे के बाद आपकी शिफ्ट एंड हुई, ओके, तो हॉलीडे है फॉर 24 आवर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द शिफ्ट। लेट्स से रात को 1 बजे 1 AM पे आपकी शिफ्ट खत्म हुई, तो नेक्स्ट डे 1 AM तक आपकी छुट्टी है। नेक्स्ट डे बिगिंस आफ्टर द शिफ्ट एंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। एडजस्ट वीकली हॉलीडे टाइमिंग फॉर नाइट शिफ्ट। शिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस क्या है? नो मल्टीपल रिलेज, मतलब मल्टीपल रिले में काम नहीं कर सकता एक वर्कर इन द सेम वर्क टाइप साइमल्टेनियसली। ओके, इससे ओवर यूज या मिसमैनेजमेंट नहीं होगा वर्कर्स का। ओवर टाइम पे, अगर 9 घंटे से ज़्यादा कोई बंदा एक दिन में काम कर रहा है या 48 आवर्स से ज़्यादा एक हफ्ते में काम कर रहा है, उसे हम ओवर टाइम कहते हैं। और जितना भी ओवर टाइम कर रहा है उसका लेट्स से 1000 रुपये एक दिन का है नॉर्मल टाइम का, तो डबल वेजेस जो है वो 2x हो जाएगी ऑर्डिनरी रेट के। ओके, ऑर्डिनरी रेट में आपका बेसिक अलाउंसेस, कैश वैल्यू ऑफ फूड इंक्लूड हो जाता है, बट क्या इंक्लूड नहीं होता है बेसिकली, एक्सक्लूड क्या होता है? बोनस, ओवर टाइम एक्सक्लूड हो जाता है। एनटीसी वर्सेस लेबर कोड जयपुर केस लो है, केस लो नहीं भी याद होगा अब के लिए, इट इज़ फाइन। पीस रेट फॉर इट वर्कर्स, जो पीस रेट पे काम कर रहे हैं, एवरेज डेली अर्निंग्स जो प्रीवियस मंथ में हो रही थी सिमिलर काम करने के लिए, उस पीस वेज रेट का वही रहेगा। अगर इसका ओवर टाइम और अगर इसका भी डबल कर दिया जाएगा, ताकि फेयर कंपनसेशन मिल सके। और हमने क्योंकि वर्कर्स वेजेस कोड ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए हम पीस रेट और टाइम रेट हम समझते हैं। ओके, सो दीज वर द सेक्शंस that we had to do under chapter 6, that is working hours for adults. Okay, चलो, मुझे ऐसा लग रहा है ये सेक्शन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एडिशनल प्रोविजन जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करती है फैक्ट्रीज एक्ट में। डबल एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 60 बारे में बात करता है। कोई भी एडल्ट वर्कर्स अलाउड नहीं होना चाहिए एक फैक्ट्री से ज़्यादा किसी और जगह काम करने में ऑन अ सेम डे। नो अडल्ट वर्कर शाल बी अलाउड टू वर्क इन मोर देन 1 फैक्ट्री ऑन द सेम डे। एक्सेप्शंस हैं, परमिटेड ओनली स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर। रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर्स, जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो अडल्ट वर्कर्स का, उसमें नाम बताना पड़ेगा वर्कर का, क्या काम करने वाला है, किस ग्रुप में अगर है कोई ग्रुप, तो क्या उसको काम असाइन हुआ है, और बाकी सारी प्रिस्क्राइब डिटेल्स भी बतानी होती है अंडर सेक्शन 62। सेक्शन नहीं याद होगा चलेगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस है वुमेन के लिए। टाइम बाय डिफ़ॉल्ट सुबह 6 बजे से रात को 7 बजे तक है, सुबह 6 बजे से रात को 7 बजे तक है वो अडल्ट वुमेन के लिए। नाइट शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अलाउड है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी है सिर्फ तभी ही। शिफ्ट चेंज ओनली आफ्टर हॉलीडे, एक छुट्टी दोगे उसके बाद ही आप शिफ्ट चेंज कर सकते हो। सेक्शन 54 9 आवर्स पर डे की लिमिट बोल रहा है, नॉट एग्जेम्प्टेड फॉर वुमेन। जो 9 घंटे नॉर्मल चलता है मैन के लिए, वुमेन के लिए भी है। ओके, सुबह 6 बजे से रात को 7 बजे वाला कहानी याद रखेंगे। वर्कर्स के लिए प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन, अगर कोई 14 साल से नीचे है तो एम्प्लॉय ही नहीं हो सकता फैक्ट्री में। अडोलसेंट वर्कर्स 14 से 18 साल वर्कर कर सकते हैं, बट अगर उनका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए, सर्टिफाइड सर्जन, और सेक्शन 10 में हमने देखा या मैनेजर से भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द
अगर वो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी वाला है तो एक टोकन यूज़ करेंगे, टोकन। और अगर ये टोकन किसी के साथ इन्होंने एक्सचेंज कर लिया, कुछ गड़बड़ कर दी, तो उसके भी कंसिक्वेंसेज है, पेनल्टीज हैं। ओके, इसलिए टोकन भूलेंगे नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन इश्यू कर रहा है? सर्टिफाइंग सर्जन इश्यू कर रहा है। चाइल्ड 14 साल से ऊपर होना चाहिए। अडल्ट 15 साल से ऊपर अनफिट होना चाहिए। 12 महीने के लिए वैलिड है। रिवोक भी किया जा सकता है। मान लेते हैं कोई गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स एक्सेट्रा कोई ज़्यादा लेने लगता है, तो ऑफकोर्स वो काम कैसे करेगा? काम करते करते कुछ हो गया उसको तो। और ऑक्यूपायर फीस पे करता है जो सर्टिफिकेशन हो रहा होता है उसकी। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चैप्टर ज़्यादा नंबर का होता तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, बट 4 चैप्टर्स मिला के 10 नंबर का है, तो वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन स्पेसिफिकली कम फ्रॉम एनीवेयर, सो वी हैव टू बी रेडी एटलीस्ट विद द कंटेंट दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द रिसेंट पास्ट। ओके, नाउ वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग आवर्स क्या हैं चिल्ड्रन के? मैक्सिमम 4.5 घंटे हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे 14 साल से ऊपर वाले हैं। ओके, नाइट वर्क नहीं होगा। मैक्सिमम 2 नॉन ओवरलैपिंग शिफ्ट से कर सकते हैं, 5 घंटे से कम की होनी चाहिए। जो एक ही रिले में ही काम करेंगे, एक ग्रुप में। बेसिकली गर्ल्स का टाइम, अगर वो चाइल्ड है तो वो 8 बजे से 7 बजे होगा। जैसे नॉर्मल वुमेन का सुबह 6 से 7 है, वैसे 8 से 7 की शिफ्ट में हो सकता है, रहेगा 9 घंटे ही। ओके, रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स, फैक्ट्री को मेंटेन करना है, क्या नाम है, क्या वर्क कर रहे हैं, किस ग्रुप में है, किस रिले में है, और फिटनेस सर्टिफिकेट नंबर भी। ओके, आई होप दिस इज गुड। ये हमने रिवाइज कर लिया फटाफट से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनुअल लीव विद वेजेस। अगर आपने 240 दिन से ज़्यादा काम किया है एक दिन के अंदर, एक साल के अंदर सॉरी, तो आपको 1 डे पर 20 डेज की छुट्टी मिलेगी अडल्ट को। 1 डे पर 15 डेज की छुट्टी मिलेगी अगर आप चाइल्ड हैं तो। काउंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? जिस दिन मान लेते हैं आपको निकाल रहे हैं वो मेटर्निटी लीव 12 हफ्ते तक, 26 हफ्ते तक नहीं, 12 हफ्ते तक। वैसे 26 हफ्ते की मटर्निटी लीव अब अपडेटेड। ओके, प्रीवियस ईयर्स अर्न लीव, हॉलीडे आर नॉट काउंटेड एज लीव। मतलब संडे जैसे हॉलीडे होता है वो, या दिवाली वाला दिन हॉलीडे, तो वो छुट्टी में काउंट नहीं होगा। बट अगर हाफ डे से ज़्यादा की छुट्टी आपने लिया है तो उसे फुल डे लीव मान लिया जाएगा। तो एनुअल लीव के बारे में छोटी छोटी बात केस फॉर्म में आ सकती हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता तो ज़रूर होनी चाहिए। एनकैशमेंट ऑफ लीव, अगर आपको निकाल दिया है, आप खुद जा रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं, सुपरएनुएशन हो रहा है, डेथ हो रहा है, कोई आपका अगर डेथ हो रही है तो नॉमिनी आ जाएगा, बाकी सब केस में या एयर भी हो सकता है। अदरवाइज वर्कर एंटाइटल्ड है, जो छुट्टियां उसके लिए लेनी चाहिए थी बट उसने नहीं ली, उसके लिए अनयूज लीव के लिए वो कैश ले सकता है। पेमेंट जो होना चाहिए वो 2 वर्किंग डेज के अंदर होना चाहिए अगर रिजिग्नेशन या डिसमिसल हो रहा है। अगर सुपर एनुएशन या डेथ हो रही है तो 2 महीने में हो जानी चाहिए। अगेन सिंपल बात है बट इम्पॉर्टेंट बात है। वेजेस ड्यूरिंग लीव, एवरेज फुल टाइम अर्निंग और द लास्ट कैलेंडर मंथ आपका वेज रहता है। जैसे कोई मैटर्निटी लीव है तो पिछले महीने जो था वही होगा। इसमें आपका डीए आ जाता है, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल गुड्स आ जाता है। ओवर टाइम और बोनस इसमें एक्सक्लूड कर देंगे। इफ़ नॉट वर्कड इन लास्ट मंथ, तो मतलब मान लेते हैं पिछले महीने काम ही नहीं किया, तो जो भी रिसेंट मंथ में आपने काम किया होगा उसका एवरेज ले लिया जाएगा कि मोस्ट रिसेंट वर्क मंथ ले लिया जाएगा। एडवांस पेमेंट, अगर कोई लीव 4 दिन से ज़्यादा की हो रही है अडल्ट के लिए, या 5 दिन से ज़्यादा की हो रही है चिल्ड्रन के लिए, वेजेस मस्ट बी पेड इन एडवांस बिफोर लीव स्टार्ट्स। इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बात को, वीडियो को पॉज करके ऐसा करिए, सेक्शन 79 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 85 को लर्न कीजिए। सेक्शन नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर की बात आपको पता होनी चाहिए। अभी पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको एक बारी देख लीजिए फटाफट से। आई होप पढ़ लिया है। बढ़ते हैं आगे। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव, मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड अडल्ट के लिए 30 डेज हो सकता है, यंग वर्कर्स के लिए 40 डेज हो सकता है, चिल्ड्रन के लिए। इफ़ लीव वॉज अप्लाइड एंड रिफ्यूज, तो मतलब मैंने लीव अप्लाई करी, ठीक है, मेरे को रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। वरना अडल्ट के लिए 30 दिन है और चिल्ड्रन के लिए 40 दिन है, कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। अवेलिंग ऑफ लीव आपको लिखित में लेना है, कम से कम 15 दिन पहले बताना है, नॉर्मल फैक्ट्रीज़ के लिए। और जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में है, जैसे पुलिस एक्सेट्रा हो गया, ये 30 दिन पहले आपको कम से कम बताना है कि मुझे छुट्टी चाहिए। ओके, लीव कैन नॉट बी रिव्यूज अनलेस देयर इज़ अ वैलिड रीज़न। ठीक मेरे प्यारे बेटे, चलो
अब चलते रहे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है, बट इस सेशन अपनी आखिरी सांस से नहीं गिन रहा है क्योंकि हम ग्रेचुइटी भी आज ही करने वाले हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट जनरल पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन। जो बोला था वो नहीं किया, इस एक्ट के अंदर जो बता रखा है वो आप नहीं कर रहे हो, कोई भी वायलेशन हो रहा है इस एक्ट का, रूल्स का, ऑर्डर्स का, तो 2 साल की जेल हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। अगर आप ये कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू कर रहे हो तो रोज़ के 1000 रुपये दिन के भी दे पड़ना पड़ सकते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो कम से कम 25,000 रुपये का फाइन है, और सीरियस इंजरी हो जाती है तो कम से कम 5,000 रुपये का फाइन है। हमारे पास एक केस लॉ है, केस लॉ आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ। लाइबिलिटी ऑफ ऑनर्स, सेक्शन 2M में क्या लाइबिलिटी है? जब सेपरेट फैक्ट्रीज ऑपरेट करती हैं लीज्ड बिल्डिंग में ऑन द सेम प्रीमाइसेस, 2 अलग अलग फैक्ट्रीज हैं बट सेम प्रीमाइसेस में, ओनर मस्ट प्रोवाइड कॉमन फैसिलिटीज जैसे कि रोड, ड्रेनेज, वाटर, लाइटनिंग, सैनिटेशन। ओनर लायबल एज ऑक्यूपायर मैनेजर फॉर द कंट्रावेंशन। अगर नहीं करोगे तो आप कंट्रावेंशन के लायबल हो जाओगे, 2 साल के लिए जेल हो सकती है, 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, और डेथ और वो तो मैंने 25 और 5,000 आपको बता ही दिया। एनहांस पेनल्टी फॉर रिपीट ऑफेंसेस, अगर कोई बंदा बार बार सेम चीज़ करा जा रहा है तो सेक्शन 92 इसके बारे में बात कर रहा है। तो हमने इम्प्रिजनमेंट पहले 2 साल की बोली थी, बोल रहे 3 साल। पहले हमने 2 लाख बोला था, 2 लाख तो है ही, उसके ऊपर 10 लाख से 2 लाख और हो सकता है, सॉरी 1 लाख बोला था हमने पीछे, है ना, और दोनों भी हो सकते हैं। ओके ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो मैंने क्या बोला, इम्प्रिजनमेंट 3 साल की हो सकती है अगर सेम ऑफेंस बार बार करते हो आप, 10,000 से 2 लाख का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। कोर्ट रिड्यूस कर सकती है फाइन 10,000 से बिलो, दैट्स अलाउड, बट रीजनेबल, जो भी रीज़न होगा वो रिकॉर्ड करना होगा कोर्ट को भी। और अगर पास कन्विक्शन ओवर 2 years ओल्ड है तो उसे इग्नोर किया जा सकता है। ये बोल रहे हैं ना कि रिपीटेड ऑफेंस अगर 2 साल से पुरानी है तो इसे इग्नोर करा सकते हैं। ओके, पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के काम में अगर हम रुकावट पैदा करते हैं, है ना, या रिफ्यूज़ कर देते हैं कोई डॉक्यूमेंट दिखाने से, या कोई वर्कर्स को छुपा रहे हैं, तो 6 महीने तक की सजा हो सकती है, 10,000 रुपये का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। हजार्डस प्रोसेस में कॉन्ट्रवेंशन अंडर चैप्टर 4A जो हमने देखा, 41B, 41C, 41H, एज तो हमने वर्कर्स वाली कंटेक्स्ट में देखा था, है ना। इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल के लिए अगर हजार्डस है तो, 2 लाख का फाइन हो सकता है, 5,000 रुपये प्रतिदिन अगर कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यू होती है, और अगर फिर भी कंटिन्यू रखोगे तो 1 साल तक की जेल भी, कम से कम 1 साल तक की जेल होएगी कम से कम, और 10 साल तक कंटिन्यू हो सकती है। तो हजार्डस प्रोसेस लर्न कीजिएगा बिल्कुल, थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगेगा इस टॉपिक पे, बट इसको पे लगाना है एफर्ट, ठीक है। ऑफेंसेस फॉर वर्कर्स, अगर वायलेट करते हैं वर्कर्स अपनी ड्यूटी तो 500 रुपये। फॉल्स फॉर सर्टिफिकेट फिटनेस लगा देते हैं, किसी और का लगा देते हैं अपने नाम पे, मिसयूज़ करते हैं अपना ही किसी और को दे देते हैं तो 2 महीने की जेल हो सकती है, 1,000 रुपये का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। डबल एम्प्लॉयमेंट अगर किसी चाइल्ड का हो रहा है, तो अगर एक चाइल्ड है 2 फैक्ट्री से ज़्यादा में काम कर रहा है तो उसका पेरेंट या गार्जियन कोई और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसे 1,000 रुपये का फाइन लगेगा, एक्सेप्शन है। ये विदाउट देयर नॉलेज और कंसेंट, अगर मतलब बेसिकली चाइल्ड ने बताया हुआ नहीं है तो फिर उन लोगों को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। एंड दैट वाज प्रीटी मच इट अबाउट फैक्ट्रीज एक्ट। लगभग आधा पौना घंटा और देंगे और ग्रेचुइटी भी रिवाइज कर लेंगे। जो डेफिनेशन सेम है फैक्ट्रीज और ग्रेचुइटी में उसको मैं डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, आई जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। ओके, नाउ लेट्स गो विद पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। क्या है ग्रेचुइटी? लैटिन वर्ड ग्रेटिशियस से आया है, मतलब लमसम पेमेंट दे रहे हैं एंड ऑफ द सर्विस में, अगर कोई रिटायर हो रहा है, या सुपर एनुएशन बेसिकली वॉलेंटारीली रिटायर कर दे रहा है, रेजिग्नेशन कर रहा है, या टर्मिनेशन हो रहा है। पर्पस क्या है? आपने जो प्रीवियस ईयर्स में हमारे को सर्विसेज दी है उसकी रिकग्निशन है, बेसिकली ग्रैटिट्यूड है। ओल्ड एज रिटायरमेंट सोशल सिक्योरिटी भी मिल जाता है जब आपको ग्रेचुइटी मिल रही होती है, और फिनेंशियल रिलीफ है स्पेशली रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ और जो एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई है तो उनकी फैमिली के लिए। ओके, लीगल फ्रेमवर्क, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 आया, रूल्स भी आए 1972 में। 16 सितंबर 1972 से ही कमेंस हो गया। अमेंडमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेवरल ईयर्स में हुआ है, 72 ईयर्स एंड 1972 से, क्योंकि अभी तक चल रहा है। हमारे पास एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, बहरनपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड वर्सेस बहरनपुर ताप्ती मिल्स मजदूर संघ, आसान है ये।
बट मैं सजेस्ट करूँगी केस लॉ याद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ग्रेच्युटी एक ग्रेटिशियस पेमेंट है बाकी सारे रिटायरमेंट बेनिफिट के अलावा। कौन से केस लॉ में आया ये? बहरनपुर ताप्ती मिल्स वर्सेस इसी मिल के मजदूर संघ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या इस एक्ट का? इंश्योर कर रहे हैं पेमेंट मिलनी चाहिए ग्रेच्युटी फैक्ट्री वर्कर्स को, माइन वर्कर्स को, ऑयल फील्ड स्टाफ को, प्लांटेशन वर्कर्स को, पोर्ट वर्कर्स को, रेलवे एम्प्लॉयज़ को और शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट्स को भी। वहाँ पे भी एक सेपरेट एक्ट है, हमारे सिलेबस में नहीं है। शॉप्स एंड बैंक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बेसिकली सेपरेटली होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कहाँ पर कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 10 लोग से ज़्यादा काम कर रहे हैं, अगर आपके पास पावर सप्लाई है और बिना पावर सप्लाई से है तो 20 लोग से ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं तो आप पे ग्रेच्युटी लग जाती है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे होने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एक से ज़्यादा स्टेट में आपके ब्रांचेज है तो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आप में कोई मेजर पोर्ट है, माइन है, ऑयल फील्ड है, रेलवे कंपनी है, ऑल ऑफ इट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी सारे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर ये आंसर इनमें से किसी का भी आंसर नो है, बेसिकली कहीं पे भी यस नहीं हो रहा है तो आप स्टेट गवर्नमेंट में आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाती है। एम्प्लॉय सेक्शन 2 ई में बताया हुआ है, ई फॉर एम्प्लॉय, ई फॉर द क्लॉज। ओके, मैनुअल नॉन मैनुअल वर्क हो सकता है बट अप्रेंटाइज somebody who is a trainee will not be included under as an employee under section 2E। एम्प्लॉयड फॉर वेजेस है, चाहे एक्सप्रेस है चाहे इम्प्लाइड है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अंडर रूल्स एक्सक्लूड हो जाते हैं अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। फैक्ट्री से, माइन से कोई कनेक्टेड है, आप एम्प्लॉई हो एज पर सेक्शन 2E। बट टीचर्स 2004 की जजमेंट से पहले एम्प्लॉय नहीं थे, 2004 की जजमेंट के बाद टीचर्स भी एम्प्लॉय है। एक स्टेटमेंट बेस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। केस लॉ क्या है? अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। या टीचर्स पहले बोलते हैं कि कवर्ड नहीं होते थे इस एक्ट में, बट अमेंडमेंट हुआ 2009 में और इंक्लूड हो गए, टीचर्स भी इंक्लूड हो गए अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय 2E ग्रेच्युटी में। की अमेंडमेंट्स देखते हैं कि अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कोड ऑफ वेजेस में बोला था कि इंपॉर्टेंट है, 2021 में जो अमेंडमेंट्स हुई है वैसे ये भी अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ग्रेच्युटी सीलिंग पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख की हो गई है, मैक्सिमम 20 लाख। बेस्ड ऑन 7th सेंट्रल पे कमीशन। अगर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स ज़्यादा ग्रेच्युटी दे रही है तो मतलब बेसिकली क्या है, 20 लाख तक ग्रेच्युटी, पहले 10 लाख की सीलिंग थी, 20 लाख की होगी। बट अगर किसी और कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है हम 30 लाख देंगे तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मतलब बेसिकली सरकार बोल रही है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ज़्यादा दे रहे हो तो हम तो एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए ग्रेच्युटी लेकर आए हैं, हायर अमाउंट विल बी पेएबल। सीलिंग कैन नाउ बी अपडेटेड बाय नोटिफिकेशन नॉट फिक्स्ड इन द एक्ट। ऐसे भी एक्ट में तो बता रखा है 20 लाख, बट एक नोटिफिकेशन के थ्रू भी सीलिंग को बढ़ाया जा सकता है, ये अमेंडमेंट है। मैटरनिटी लीव पहले 12 हफ्ते की मिलती थी, तो लगभग आप लगा के चलिए 3 महीने, अब ये 26 हफ्ते की होगी, लगभग 6 महीने। ओके, इन लाइन विद मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 26 वीक्स की हमारे पास लीव हो गई है, मैटरनिटी लीव हो गई है। एम्प्लॉयर सेक्शन 2F में बता रखा है, एम्प्लॉय 2E में बताया था, एम्प्लॉयर 2F में बता रखा है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट है, तो जो भी बंदा, जो भी अथॉरिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा होगा, जैसे हमने ऑक्यूपायर देखा ना 2N में देखा ना, जब हम फैक्ट्रीज कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉयर है। ओके, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने सुपरवाइजर जैसे, कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय जैसे, हेड ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होगा, कोई और अपॉइंटमेंट नहीं हुआ देन दैट दे विल बी नोन एज द एम्प्लॉयर। लोकल अथॉरिटी कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट में जो बंदा इस अथॉरिटी ने अपॉइंट कर रखा है एज अ सुपरवाइजर और कंट्रोलर या फिर CEO इफ नो अपॉइंटमेंट इज मेड। और बाकी सारे केसेस में जो बंदा, जो पर्सन, जो अथॉरिटी जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है, MD हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो उस इस्टेब्लिशमेंट के अफेयर्स पे काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयर एज पर सेक्शन 2F ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। फैमिली डेफिनेशन में कौन कौन आ जा रहा है? आप बंदा खुद, उसकी पत्नी, अगर लड़की है तो फिर उसका पति, स्पाउस हो जाएगा बेसिकली। मेल एम्प्लॉयज़ और फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए सेपरेटली देख लेते हैं। ठीक है, बंदा खुद, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, चाहे
मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे विवाहित हो चाहे अनविवाहित हो, उसके आश्रित माता पिता मतलब डिपेंडेंट पेरेंट्स ही होंगे। उसके पत्नी के आश्रित माता पिता, अगेन पेरेंट्स इन लॉ भी इंक्लूड हो जा रहे हैं। उसके प्राप्त सन के विधवा और उसके बच्चे, बेसिकली अगर उसका उस मेल पर्सन का सन है तो उस सन की डेथ हो गई है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी। ओके, अगर फीमेल है तो बंदी खुद, उसका पति, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हो चाहे अनविवाहित हो, मतलब मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उसके उसके खुद के आश्रित माता पिता, उसके पति के आश्रित माता पिता और उसके प्राप्त संतान के विधवा और बच्चे, बेसिकली विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ अ डिजीज्ड सन। हिंदी में हमें बातचीत ज़्यादा अच्छे से समझ आती है इसलिए मैंने ऐसे दी हुई है, बट इफ इंग्लिश इज मोर कन्वीनियंट टू यू, गो अहेड। दैट पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देयर स्पाउस, देयर चिल्ड्रन, बी इट मैरिड और अनमैरिड, खुद के पेरेंट्स, स्पाउस के पेरेंट्स, डिपेंडेंट होने चाहिए दोनों ही केसेस में। अगर डिजीज्ड सन है तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी आ जाते हैं। ओके, फैमिली कंपोजिशन, अडॉप्शन रूल्स इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयज फैमिली में लॉफुली अडॉप्टेड चिल्ड्रन तो आ जाते हैं, ठीक है, बट एम्प्लॉयज फैमिलीज एक्सक्लूड अ चाइल्ड अडॉप्टेड बाय समवन एल्स, मतलब मान लेते हैं भाई का कोई बच्चा, वो इंक्लूड नहीं होगा। वैसे भी भाई का बच्चा इंक्लूड नहीं होता, भाई बहनों के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। लेट्स से खुद का अडॉप्टेड, जो लीगली अडॉप्टेड है वो तो फाइन है, बट लेट्स से सन है, उसकी डेथ हो गई है और उसकी वाइफ का बच्चा जो अडॉप्टेड है वो इंक्लूड नहीं होगा इस फैमिली। ओके, नोटिस प्रोसीजर रूल 5 क्या बोल रहा है? फॉर्म डी, इसमें आपको फैमिली कॉम्पोजिशन डिक्लेयर करनी होती है ट्रिप्लिकेट में, तीन तीन कॉपीज में। और फॉर्म ई में विड्रॉ अगर कोई कर रहे हैं, हम किसी बंदे का नाम विड्रॉ कर रहे हैं अपनी फैमिली में से, तो फॉर्म ई में जाएगा और ये भी ट्रिप्लिकेट में ही जाता है। और ये फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार मैं भी दिखा देती हूँ कैसे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं ग्रेचुइटी से। कौन से सर्कमस्टांसेस में ग्रेचुइटी हटा दी जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बताऊंगी, इसके बारे में बातचीत करूंगी। केस लॉ भी है हमारे पास। ओके, सीजनल एस्टैब्लिशमेंट पे क्वेश्चन आ रखा है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी यहाँ पर कैसे होने वाली है, कैसे अमाउंट डिटरमाइन करोगे, तो मैंने प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाया हुआ, अभी नोट्स में भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या प्रोसेस है ग्रेचुइटी अमाउंट निकालने का। अगेन मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2021 में भी पूछा गया है। ओके, अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी फिर से 2022 में पूछा हुआ है पूरा प्रोसीजर। सो दिस इज अ टॉपिक दैट इज यूनिवर्सिटी इज टेलिंग नॉट टू मिस, पढ़ लो भैया जी। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बिल्कुल पढ़िएगा। मेजरली ग्रेचुइटी के प्रोसीजर से क्वेश्चंस मुझे यहाँ ज़्यादातर दिखाई दिए, अदरवाइज कैलकुलेशन से क्वेश्चंस मुझे ज़्यादातर दिखाई दिए हैं, तो आप उनको एक बार देखेंगे डेफिनेटली। अगर आपके पास एक क्वेश्चन बैंक है, नथिंग लाइक इट, अदरवाइज आप स्कैनर तो डेफिनेटली चेक करेंगे ही करेंगे। ओके, these are the kind of questions that have been asked, procedure, calculation, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आइए इसको कर लेते हैं कंप्लीट। रिटायरमेंट वर्सेस सुपर एनुएशन। रिटायरमेंट जब टर्मिनेशन हो रही है सर्विस में आपके, नॉट बिकॉज ऑफ एज लिमिट, ओके, ब्रॉडर कंसेप्ट है। सुपर एनुएशन जैसे 60 साल में या इतने पर्टिकुलर एज में आपको एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एज पर सर्विस आप रिटायर हो जाएगा, दैट इज सुपर एनुएशन। ओके, नैरोअर है, एज बेस्ड कंसेप्ट है। वेजेस क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। बेसिक पे डीए और कैश एम्यूलमेंट्स, ऑन ड्यूटी या लीव इंक्लूड हो जाएगा। बोनस कमीशन, एचआर या ओवर टाइम अदर अलाउंसेस इंक्लूड नहीं होंगे। कोड ऑफ वेजेस से पढ़ के आए हैं तो इतना डिफिकल्ट होगा नहीं अभी आपके लिए रिवाइज करना। कॉन्टिन्यूस सर्विस, जब जर्नल डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस है, अगर रुकी हुई नहीं है, अनइंटरप्टेड है, और इंटरप्ट अगर हुई भी है तो बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, ऑथराइज लीव के कारण, या आपने निकाल दिया है, स्ट्राइक है, लॉकआउट है, या वर्क रुक गया है, बट इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, तो अनइंटरप्टेड है। डीम्ड एज कॉन्टिन्यूस सर्विस, डीम्ड क्या कर लोगे, अगर आप एक साल के पीरियड में 190 डेज अंडरग्राउंड माइंस में रहे हैं, ओके, लेस देन 6 डेज सेटअप में, और बाकी सारे केसेस में 240 दिन, 240 डेज, ओके। 6 मंथ्स के पीरियड में 95 डेज अंडरग्राउंड रहे हैं, 6 डेज से लेस, मोर देन 6 डेज सेटअप में, इट इज़ मोर देन राइट। और बाकी सारे केसेस में 120 दिन 6 महीने के केस में वर्क थ्रेशोल्ड टेबल है। जैसे मान लेते हैं एक मर्चेंट नेवी में बंदा है, उसने 220 दिन काम किया, 20 डेज पेड लीव है, तो टोटल 240 हुआ।
तो इसको हम कॉन्टिन्यूस सर्विस मान लेंगे, क्योंकि बाकी सारे केस में अगर अंडरग्राउंड माइन में होता तो 190 दिन होता, जहाँ पे मोर देन 6 डेज वर्किंग सेटअप है। ओके, अब जो डे वर्क हम बोल रहे हैं, वर्किंग डेज में क्या इंक्लूड होता है, जिस दिन निकाल रहे हो वो दिन इंक्लूड होता है, फुल वेजेस जिस दिन मिल रहा है वो तो इंक्लूड होता है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट, काम करते करते एक्सीडेंट हो गया और जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, हाथ में कुछ हो गया, समथिंग हैपन, फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से काम पे नहीं आ पा रहा हूँ, दैट विल बी काउंटेड। ओके, मैटर्निटी लीव अप टू 26 वीक विल ऑल्सो बी काउंटेड एज डेज वर्कड। जे 240 और 190 और 95 और 120 हमने काउंट किया है 1 ईयर और 6 मंथ्स के लिए। अब सीजनल इस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने दिखाया भी है आपको, है ना। अगर कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉय मान लेंगे, अगर जो भी ऑपरेशनल डेज है, लेट्स से एक साल में से हम 8 ही महीने काम करते हैं, इस 8 महीने के 75% या उससे ज़्यादा दिन आपने काम किया है तो आपको कॉन्टिन्यूस सर्विस मानेंगे, इवन इफ इट इज़ ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 75% ऑफ द ऑपरेशनल डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। डिसेबलमेंट मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब एम्प्लॉय वॉज केपेबल ऑफ बिफोर द एक्सीडेंट ऑफ द डिजीज। जैसे मान लेते हैं रवि एक मशीन ऑपरेटर है, उसका हाथ उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा जिस तरीके से करना चाहिए था, जैसे वो एक्सीडेंट से पहले काम करता था, तो मशीन से ऑपरेट कर नहीं पाएगा, तो इसको डिसेबलमेंट मान लेंगे। व्हेन कैन एन एस्टैब्लिशमेंट बी एग्जेम्प्टेड, अगर कोई एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी या पेंशन बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो नॉट लेस फेवरेबल देन दोज अंडर द एक्ट है, तो फिर एग्जेम्प्टेड है। मतलब बोल रहे हैं कि जो हम पहले देते हैं वही अभी भी वही दे रहे हैं, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉय को, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, एक कंपनी है जो बेटर देन रिक्वायर्ड बेनिफिट्स दे रही है, मतलब रिक्वायर्ड बेनिफिट की सीलिंग है 22 दे रही है, 25 दे रही है, कोई टेंशन नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। नोटिस फॉर ओपनिंग, चेंजिंग और क्लोजर, अगर आप ओपन कर रहे हो कोई स्टैब्लिशमेंट, ओके, तो विद इन 30 डेज बताना है, जहाँ पे रूल्स अप्लाई करते हैं बेसिकली 10 जहाँ पे पावर है, 20 जहाँ पे पावर नहीं है। नाम, एड्रेस, एम्प्लॉयर, बिजनेस का टाइप बदल रहे हो 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से चेंज हो रहा है, फॉर्म बी में बताना है। फॉर्म सी में अगर बिजनेस बंद कर रहे हो कम से कम 60 दिन पहले, बिफोर द क्लोजर, ये फॉर्म सी में बताना है। ABC एक दो बार पढ़ेंगे, यू विल बी इन अ पोजीशन, आराम से मैच द फॉलोइंग अगर क्वेश्चन आता है दिख पाओगे। डिस्प्ले ऑफ नोटिस, जो रूल्स ऑफ समरी बेसिकली इस एक्ट का समरी कोड है ना, उसको कहाँ पे लगाना है, मेन एंट्रेंस पर या उसके आसपास, बोल्ड लेटर्स में होगा, इंग्लिश में भी होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी होगा, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें। क्या लिखोगे, नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है ऑथराइज ऑफिसर का, ऑफिसर जिसको नोटिसेस मिलेंगे इस एक्ट या रूल के अंडर। ओके, अब कब ग्रेचुइटी मिलेगी मैम, सब तो ठीक है, बट ग्रेचुइटी मिलेगी कब, ग्रेचुइटी मिलेगी 5 साल, मिनिमम 5 ईयर्स किस में, सुपर एनुएशन केस में, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के केस में। मान लेते हैं रवि 60 साल पे रिटायर हुआ 25 साल की सर्विस के बाद, 5 साल से ज़्यादा, हाँ भैया सुपर एनुएशन ग्रेचुइटी मिलेगी। रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन, मीना ने 7 साल काम किया, 5 साल से ज़्यादा, हाँ एलिजिबल हो जाएंगी। डेथ, जैसे मान लेते हैं 3 साल में डेथ हो गई, 5 साल काम किया क्या, आई डू दिस रूल वॉन्ट नॉट अप्लाई, ग्रेचुइटी फिर भी मिलेगी। डिसेबलमेंट, सुमन डिसेबल हो गई 5 साल से नीचे, मतलब 2 ईयर्स में हो गई, तभी भी वो एलिजिबल होगी ग्रेचुइटी लेने के लिए। तो मैंने टेबल एग्जाम्पल सहित बता दिया है, ये समझ में आ गया है। तो अगर क्वेश्चन केस बेस भी आ जाता है, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आप आराम से इसका आंसर देकर आ पाएंगे, अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया है तो। ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए कैसे करोगे, 15 दिन का वेजेस इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, इफ मोर देन 6 मंथ्स, एक पूरा साल मान लेंगे उस ईयर को। जैसे मान लेते हैं आपने, एक बंदा है राज, उसने 8 साल 8 महीने काम किया, तो उसे 9 साल के हिसाब से 15 दिन की वेजेस मिलने वाली है। ओके, लेट्स से 1 मंथ की सैलरी है आपकी 60,000 रुपीज, एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो 30,000 इंटू 9 ईयर्स इज द ग्रेचुइटी अमाउंट दैट यू विल गेट। अगर कोई प्राइस रेटेड एम्प्लॉय है जो पर पीस, सॉरी पीस रेटेड एम्प्लॉय है जो पीस वेट के हिसाब से मिल रहा है, तो जो रोज का उसका डेली वेज है, उसका एवरेज ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम ले लेंगे, एवरेज 3 मंथ्स का जो था। तो मान लेते हैं रानी जो है पर पेड पीस वेज के हिसाब से काम कर रही है, एवरेज जो है वो 500 रुपये दिन का चल रहा है, यूज दैट टू कैलकुलेट 15 इंटू वट एवर ईयर्स। ठीक है,
सीजनल एम्प्लॉई है तो 7 दिन की वेजेस इन नंबर ऑफ सीजन वर्क, लेट्स से उसने 15 सीजन काम किया तो 15 × 7 दिन का वेज लगा देंगे, दे देंगे, है ना। मनोज वर्क फॉर 4 सीजन इन शुगर मिल, गेट 4 × 7 डेज वेजेस, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। डिसेबलमेंट का केस है, अगर बिफोर डिसेबलमेंट पूरी सैलरी मिल रही थी तो ग्रेचुइटी उतने पे ही होगी। आफ्टर डिसेबलमेंट अगर रिड्यूस कर दी है वेजेस तो कैसे कैलकुलेट करोगे। इफ कॉन्ट्रैक्ट और अवार्ड प्रोवाइड्स बेटर टर्म तो हम वो फॉलो कर लेंगे क्योंकि हम एम्प्लॉय का बेनिफिट चाह रहे हैं। ओके, लॉ गिव्स मिनिमम, कॉन्ट्रैक्ट गिव्स मोर, तो हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे। ओके, फॉर फीचर ऑफ ग्रेचुइटी, सो बेसिकली डिसेबलमेंट से पहले जो नॉर्मल वेज था वो लेंगे, डिसेबलमेंट के बाद जो वेज होगा उसको लेंगे। लेट्स से एक बंदे ने 10 साल काम किया, 8 साल डिसेबलमेंट के बिना था, तो 8 ईयर्स इंटू 15 डेज का हिसाब से जो भी रेट थी, लेट्स से पहले 50,000 रुपये था तो 25,000 के साथ चलेंगे। पर डिसेबलमेंट की वजह से सैलरीज रिड्यूस हो गई, पहले उसकी 50,000 सैलरी थी, अब 30,000 सैलरी, तो 8 साल करेंगे 15 दिन का 25,000 के हिसाब से, बैलेंस 2 ईयर्स करेंगे, 6 महीने से अगर ज़्यादा भी कर रखा हो, जैसे 9.5 साल किया है या 9 साल 8 महीने किया, तो बैलेंस 2 ईयर्स के लिए ले लेंगे 15 दिन की सैलरी, मतलब 15,000 के हिसाब से, क्योंकि सैलरी जो है वो 50,000 से 30,000 हो गई थी, तो रिड्यूस वेजेस के हिसाब से ग्रेचुइट ले लेंगे। लॉ बोल रहा है इतना देना पड़ेगा, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है हम ज़्यादा देना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉ कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना, फॉर फ्यूचर ऑफ ग्रेचुइटी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, किस केस में ग्रेचुइटी आपकी फॉरफीट करी जा सकती है, प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया है। पार्शल हो सकता है आपका ग्रेचुइटी फॉर फ्यूचर, अगर आपकी वजह से कोई डैमेज हुआ है, कोई लॉस हुआ है, उस एम्प्लॉय के मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस के कारण जितना डैमेज हुआ है उतना ग्रेचुइटी से माइनस कर सकते हैं। फुल या पार्शल काटा जा सकता है अगर लड़ाई झगड़ा किया है, डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है इस एम्प्लॉय ने, कोई वायलेंस का एक्ट किया है, ऑफेंस किया है, मॉरल ट्राइब्यूट का पूरा या पार्शियल काटा जा सकता है। यहाँ पे भी सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 इस बारे में बातचीत करता है। जुडिशियल प्रेसिडेंस है हमारे पास, KSRTC वर्सेस डेप्यूटी लेबर कमिश्नर, ग्रेचुइटी एक स्टैचुएटरी राइट है, हियरिंग मैंडेटरी बिफोर फ्यूचर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। DS नाखरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ग्रेचुइटी एक सोशल वेलफेयर है जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ओल्ड एज में प्रोटेक्शन दे रहा है। DV कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप ग्रेचुइटी को पनिशमेंट जैसे नहीं रख सकते कि भैया इस बंदे ने ढंग से काम नहीं किया ड्यूरिंग देयर वर्किंग टेन्योर, तो पोस्ट रिटायरमेंट ना हम काट लेते हैं ग्रेचुइटी। नो, यू कैन डू दैट, कैन नॉट विदहोल्ड ग्रेचुइटी एज पनिशमेंट पोस्ट रिटायरमेंट अनलेस द लॉ इट इज बैक्ड अप बाय द लॉ। लॉ बोल रहा है कुछ भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर फ्यूचर नॉट ऑटोमेटिक, मस्ट फॉलो द ड्यू प्रोसेस, मतलब शो कॉज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, प्रूफ हियरिंग ऑल ऑफ इट। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लास्ट विड्रॉन सैलरी इंटू 15 इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 26, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रेचुइटी। बेसिक प्लस DA सैलरी में लेते हैं हम, अज्यूम्ड वर्किंग डेज क्योंकि 26 है, मैक्सिमम जो है एज पर सीलिंग इज 20, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा दे रहा है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा दे देंगे। नॉमिनेशन सेक्शन 6 की बात करता है, नॉमिनेशन क्या है, एन एम्प्लॉय मस्ट नॉमिनेट ग्रेचुइटी। ओके, कि उसके केस में कौन, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कौन मिलेगा, तो हर एक एम्प्लॉय जिसको 1 साल से ज़्यादा काम कर लिया है उसने ऑर्गेनाइजेशन में, उसे फॉर्म F के थ्रू नॉमिनेशन दे देना है। नॉमिनेशन एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स को दिया जा सकता है। अगर एम्प्लॉय के पास फैमिली है तो इट इज़ मस्ट कि फैमिली मेम्बर को ही नॉमिनी बनाया जाए, बाकी सब सारे नॉमिनी जो है वो वॉइड हो जाएंगे। अगर बंदे के पास फैमिली ही नहीं है तो नॉमिनी किसी को भी बनाया जा सकता है, बट लेट से अभी फैमिली नहीं है, बाद में फैमिली हो गई है, तो नॉमिनी फॉर्म F के थ्रू फैमिली मेम्बर को ही बनाएंगे। इफ द एम्प्लॉय हैज़ नो फैमिली दे मे नॉमिनेट एनीवन, हाउएवर द नॉमिनेशन बिकम्स इनवैलिड वंस द फैमिली इज अक्वायर्ड। प्रोसेस एंड फॉर्म्स, सबमिशन डुप्लीकेट में जाते हैं, पर्सनली जा सकते हैं विद रिसीट, या फिर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। ABC तो हमने पीछे डुप्लीकेट में देखा था, रिमेंबर। टाइमलाइंस, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ विद इन 90 डेज ऑफ रूल कमेंसमेंट, न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीटिंग 1 ईयर आपको नॉमिनेशन देना है एज पर सेक्शन 6। एक्सेप्टेंस फॉर आफ्टर डेडलाइन इज अलाउड अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो। वेरिफिकेशन एंड रिकॉर्ड्स, वेरीफाई करेंगे सर्विस डिटेल्स एंड रिटर्न एटलीस्ट वन अटेस्टेड कॉपी
दो है ना, एक वापस दे देंगे रिसीट लेकर। कीप द अदर कॉपी इन सेफ कस्टडी। सब्सिक्वेंट इन इफेक्टिवनेस, नॉमिनेशन साइन होना होगा, या अगर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो अंगूठा छपा होगा उसका 2 विटनेस के साथ। नॉमिनेशन भी इफेक्टिव जिस दिन से डेट ऑफ रिसीट, क्योंकि एक अपने पास रख लिया उन्होंने, एक आपको उसकी रिसीट दे ही दी है। ठीक है, अब कैसे ग्रेचुटी का अमाउंट डिटरमाइन करते हो, सेक्शन 7 इसके बारे में बात करता है। एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी डिटरमाइन करनी है एज सून एज इट बिकम्स पेएबल इवन इफ नो एप्लीकेशन इज मेड बाय द एम्प्लॉय। जैसे मान लेते हैं मिस्टर ए रिटायर हुए 31 जनवरी को, तो एम्प्लॉयर को इमीडिएटली इनिशिएट कर देना है कैलकुलेशन फॉर ग्रेचुटी। नोटिस ऑफ पेमेंट, एम्प्लॉयर को नोटिस देना है फॉर्म एल में, किसको, या तो एम्प्लॉय को या उसके नॉमिनी को या उसके लीगल एयर को, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी। एंड इट मस्ट बी डन सून आफ्टर द ग्रेचुटी बिकम्स पेएबल। बेटे टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके यहाँ से नोट्स हैं बहुत ही अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं है इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, कम से कम 2 से 3 बार आपको सेशन के बाद इस पर तवज्जो देना है, रीड करना है सेक्शन 7। ओके, टाइमलाइन फॉर पेमेंट 30 दिन के अंदर अंदर जिस दिन से ग्रेचुटी पेबल होती है देना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 31 जनवरी को कोई जाए तो 1 मार्च तक पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट, तो 10% के हिसाब से पर एनम फ्रॉम 31st डे ऑनवर्ड्स ब्याज लगने लगता है। इंटरेस्ट कंपाउंड है एंड इज पेड अंटिल द एक्चुअल अमाउंट इज पेड। इंटरेस्ट में एक्सेप्शन है, नो इंटरेस्ट इज पेएबल अगर डिले एम्प्लॉय की खुद की फॉल्ट की वजह से हुआ है और रिटर्न या फिर रिटर्न परमिशन मिल गई है कंट्रोलिंग अथॉरिटी से। एक्चुअली बोथ द कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड, बोथ। ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी से पूरी जांच होनी पड़ेगी और डिफॉल्ट जो होना चाहिए वो एम्प्लॉय का खुद का होना चाहिए। रिजेक्शन ऑफ क्लेम, अगर रिजेक्ट हो गया क्लेम तो एम्प्लॉयर को फॉर्म एम सबमिट करना है, एम्प्लॉय को, नॉमिनी को, लीगल एयर को रीज़न के साथ, और एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी कॉपी देनी है। जैसे मान लेते हैं एम्प्लॉय हैजन कंप्लीटेड 5 years और वो मांग रहा है ग्रेचुटी, तो नहीं देंगे ना। ओके, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करेंगे, अगर डिस्प्यूट आता है अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी से रिलेटेड, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना है एडमिटेड ग्रेचुटी अमाउंट विद कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जो ओके हो गया वो तो सबमिट कर दो, जो डिस्प्यूटेड है उस पर काम चल रहा है। प्रोसीडिंग चालू हुई, दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने करेक्ट अमाउंट डिटरमाइन कर दिया। क्या और देना है तो एम्प्लॉयर को बोल देंगे भैया दो बैलेंस अमाउंट, अगर नहीं तो बस जो सबमिट किया है मिनिमम अमाउंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास वो डिस्बर्स कर दिया जाएगा। डिस्बर्स कैसे होगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अगर एप्लीकेंट एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को दे देंगे, अगर नॉमिनी या लीगल एयर है और कोई डिस्प्यूट नहीं है तो नॉमिनी या लीगल एयर को दे देंगे, सिंपल। ओके, अब ग्रेचुटी कब लग रहा है, फॉर्म आई जे के, आई रहेगा एम्प्लॉय के केस में, जे रहेगा नॉमिनी के केस में, के रहेगा लीगल एयर के केस में। 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर जिस दिन से ग्रेचुटी पेएबल। इस टेबल को भी मैं चाहूँगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोस्ट द सेशन लिखिएगा ज़रूर। आपके पास ये नोट्स हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप वेबसाइट से जाकर ले भी सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेचुटी एप्लीकेशन रूल्स। एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी, प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन दे सकते हो या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में भी दे सकते हो। आई फॉर एम्प्लॉय, जे फॉर नॉमिनी, के फॉर लीगल एयर। ये 30 दिन, 30 दिन, 1 साल, पूरी डिटेल्स के साथ, पर्सनल सर्विस, रजिस्टर्ड पोस्ट विद नो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। टाइमलाइंस क्या है, जिस दिन से ग्रेचुटी ड्यू हुई, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ के केस में 30 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देने चाहिए। रूल स्टार्टेड आफ्टर ग्रेचुटी बिकेम पेएबल, जैसे मान लेते हैं ग्रेचुटी पहले पेएबल ही नहीं थी, उसके बाद रूल आया तो रेट्रोस्पेक्टिवली आपको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। काउंट 30 days लिमिट फ्रॉम द रूल कमेंसमेंट डेट। ऐसे रूल आया 1 जनवरी 2025 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रूल उस दिन से आया तो पीछे वाले जो लोग ने भी काम किया है जिस दिन से रूल आया है उस दिन से काउंट होने लगेगा, ग्रेचुटी पेएबल हो जाएगी। बिलेटेड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बियॉन्ड टाइम लिमिट, डिले अगर एक्सप्लेन हो रहा है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड है और डिस्प्यूट ओवर डिले अगर हो रहा है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दे देंगे। नोटिस ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी विद इन 15 days ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन अंडर रूल 7 हो जाना चाहिए टाइमलाइन। इफ क्लेम एडमिसिबल है फॉर्म एल दे दोगे टू द एप्लीकेंट, एम्प्लॉय, लीगल एयर या नॉमिनी। एल एम एन दिखाया था ना मैंने ऊपर, एक्चुअली आई टे के दिखाया था, अब एल दिखा रहे हैं। अगर एडमिट कर दिया है तो ओके, एल में बताना पड़ेगा कितना अमाउंट पेएबल है, पेमेंट की डेट क्या होगी, 30 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर एडमिसिबल नहीं है तो फॉर्म एम
बोल दो, इश्यू कर दो, रीज़न फॉर रिजेक्शन भी दे दो, और उसकी कॉपी दोनों ही केस में, चाहे एक्सेप्ट किया हो चाहे एक्सेप्ट नहीं किया हो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को तो भेजनी है। रीस्केड्यूलिंग पेमेंट, अगर एम्प्लॉयर पेमेंट जो है एम्प्लॉयर के ऑफिस में होना है और एप्लीकेंट आ नहीं पा रहा है, दे मे रिक्वेस्ट कि भैया न्यू डेट लिख के दे दो, एम्प्लॉयर फिर उसे रीस्केड्यूल कर देगा, मस्ट। ओके, अगर नॉमिनी या लीगल एयर को दे रहे हैं, एम्प्लॉयर मस्ट आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स और विटनेस टू वेरीफाई कि लेजिटिमेट क्लेम है ना, 15 दिन के अंदर अंदर अगेन ये भी सबमिट हो जाएगा। मोड कैसे कैसे सर्विस कर दोगे इन लोगों को, पर्सनल सर्विस हो सकता है एक्नॉलेजमेंट के साथ कि हमने रिसीट आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मल दे दिया है, या एम अगर रिजेक्शन हुआ है तो, और रजिस्टर पोस्ट से भी हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट तो वहाँ से भी आएगी ना, डॉक्यूमेंट देते हैं तो साइनिंग देते हैं ना वहाँ पे, उस तरीके से। मोड ऑफ पेमेंट कैश से हो सकता है, डीडी से हो सकता है, बैंक से हो सकता है, अगर पेई जिसको पैसे मिलने वाला है वो ऐसे प्रेफर करता है, मनी पोस्टल मनी ऑर्डर से भी हो सकता है। ग्रेचुटी अगर 1000 से नीचे है सिर्फ तभी। ओके, पेई ने ऐसी रिक्वेस्ट किया है और पोस्टल कमीशन डिडक्ट हो गई है तो। पेमेंट रिपोर्टिंग, एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म कंट्रोलिंग अथॉरिटी कि कैसे पेमेंट हो रही है, ग्रेचुटी के अमाउंट क्या है। अगर पे माइनर है, जिसको पैसे दे रहे हो माइनर है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी पैसों को टर्म डिपॉजिट में डाल देगी, या तो एसबीआई के पास या उसकी सब्सिडरी के पास या किसी नेशनलाइज बैंक में भी चलेगा। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन, रूल 10 क्या बंदा एलिजिबल है ग्रेचुटी के लिए? ओके, हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या ग्रेचुटी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रहा है, या एलिजिबिलिटी मना कर रहा है, बोल रहा है कि जो तुमने अमाउंट बोला है उससे कम है, और या नोटिस ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म एन फाइल करना है 90 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से कुछ भी हुआ है। कैसे अप्लाई करोगे, खुद भी जा सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दे सकते हैं, बट एक्नॉलेजमेंट होनी पड़ेगी, एडिशनल कॉपीज लगेगी फॉर ऑपोजिट पार्टीज। वॉज एप्लीकेशन डिलेड, 90 दिन से ज़्यादा लगा दिया, नो प्रोसेस विद प्रोसीड विद द प्रोसेस, येस कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर सफिशिएंट कॉज है 90 दिन से ज़्यादा डिले भी हुआ तभी भी ओके कर लेगी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन प्रोसेस करती है, एक्शन कैलकुलेशन भी वही करती है, बताती भी वही है, ओके येस नो एवरीथिंग। अब डायरेक्शन इश्यूड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एक भाई फॉर्म आया कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, उसने सम्मन भेजा फॉर्म ओ के थ्रू दोनों पार्टीज को, एप्लीकेंट को भी एम्प्लॉयर को। अब वो आ गए दोनों लोग, स्पेसिफिक टाइम प्लेस डेट पर पर्सनली या किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। रिप्रेजेंटेशन रूल, अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं तो अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा, ये अथॉरिटी को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, अप्रूव भी किया जा सकता है विद रीजंस। कौन करेगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी करेगा ऑफ कोर्स, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है उसके एक्शन बाइंडिंग होंगे एम्प्लॉयर पर भी। ओके, इंक्वायरिंग एंड हियरिंग प्रोसेस, दोनों पार्टी को बोलने का सुनने का मौका दिया जाएगा, विटनेस डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, ग्रेजुएटी अमाउंट पेएबल रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर दोनों के साथ बातचीत बता दी जाएगी, जो हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी बता देगा। और अगर मान लेते हैं आप नहीं आए, एम्प्लॉयर नहीं आए विदाउट वैलिड रीज़न, क्यों नहीं आया भैया, देयर इज नो वैलिड रीज़न, तो एप्लीकेंट के फेवर में सुनवाई हो जाएगी, एक्स पार्टे मतलब एक ही बंदे के फेवर में सुनवाई कर देगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अगर एप्लीकेंट एब्सेंट है विदाउट वैलिड रीज़न तो एप्लीकेशन डिसमिस कर देंगे, ख़त्म बात। अब इसमें रिव्यू प्रोविजन है, मतलब दोनों में से कोई एक पार्टी नहीं आई तो रिव्यू किया जा सकता है, बट यहाँ पर भी 30 दिन के अंदर अंदर है। शो कॉज बता रहे क्यों नहीं आए थे, और पॉसिबल है रियरिंग पॉसिबल है, कंप्यूटेंट अथॉरिटी आपकी बात दोबारा सुन सकता है, बट 14 दिन का नोटिस यहाँ पर दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा। फिर से वापस वही प्रोसेस होगा जो ऊपर हुआ था, नहीं ये रिपीट हो गया एक्चुअली। ओके, फाइनल डिडक्शंस किससे आई? ग्रेचुटी की कंट्रोलिंग अथॉरिटी से, किस फॉर्म में? फॉर्म आर में। IJ के देखा, फिर LMNO देखा, ये फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन चली जाएगी एम्प्लॉयर के पास, 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट देना, और एप्लीकेंट को भी कॉपी बता देंगे। ओके, ऑर्डर रिसीव हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल डे 0 पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर इश्यू कर दिया, अपील लेकर जा सकते हो आप 60 दिन के अंदर अंदर, अग्रीड पार्टी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, ऊपर रैंक वाले के पास अपील लेके जाएगा। एक्सटेंशन पॉसिबल है, ये 60 दिन तो था, एडिशनल 60 दिन मिल जाएंगे अगर सफिशिएंट कॉज है तो। हियरिंग अपॉर्चुनिटी दोनों पार्टीज को दी जाएगी, फाइनल डिसीजन जो ये ऊपर वाली अथॉरिटी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ले लेगी।
रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी पे नहीं करी टाइम लिमिट के अंदर तो अग्रीव पार्टी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन देगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी, रिकवरी ऑफिसर को बोलेगी जाओ लेकर आओ। ठीक है, ग्रेचुटी मिलेगी विद कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम। ओके, इसको कैसे रिकवर करेंगे, जैसे हमने कोड ऑफ वेजेस में देखा ना अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, वैसे ही रिकवर कर लेंगे और एंटाइटल पर्सन को दे देगा ये रिकवरी ऑफिसर वाया कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेनल्टीज। आई थिंक ये चैप्टर भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, या वी आर बस अबाउट टू कंप्लीट इट, लेट्स फिनिश दिस ऑफ। लेट्स टॉक अबाउट द पेनल्टीज। पेनल्टी, अगर आपने जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट दी है या रिप्रेजेंटेशन फॉल्सली किया है ताकि आपको ग्रेचुटी की पेमेंट ना देनी पड़े, तो 6 महीने के लिए जेल हो सकती है, 1,000 की सज़ा हो सकती है, दोनों भी हो सकता है। एम्प्लॉयर वायलेट करता है यहाँ के प्रोविजन, 1 साल की जेल हो सकती है, 1,000 रुपये फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ओके, वायलेशन नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी से रिलेटेड है, मिनिमम 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट है, वैलिड रीजन से कम भी किया जा सकता है बट सरकार करेगी। एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फॉर लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस, लाइबिलिटी से बच जाता है एम्प्लॉयर कब, अगर एम्प्लॉयर ने 3 दिन का रिटर्न नोटिस दिया है और एक्चुअल ऑफेंडर लेकर आया कि मेरी गलती नहीं है किसी और बंदे की गलती है। ओके, और ड्यू डिलिजेंस होता है, प्रॉपर इंक्वायरी करी जाती है और ऑफेंस जो है वो बता दिया जाता है कि भैया मैंने नहीं किया, एम्प्लॉयर बोल रहा है मेरी वजह से नहीं हुआ, इस बंदे से हुआ ये, और इस बात को प्रूव करना पड़ेगा। ओके, अगर प्रूव कर दिया तो एक्चुअल ऑफेंडर को पनिशमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉयर डिस्चार्ज होगा। अगर ऑफेंडर को प्रूव नहीं कर पाया एम्प्लॉयर 3 महीने के अंदर अंदर, तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चला दी जाएंगी। Now let's talk about the cognizance of offense. ग्रेचुटी अनपेड है, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो जो ऑथराइज गवर्नमेंट है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बोलेगी जाओ देखो भैया क्या हो रहा है। एप्लीकेशन सॉरी एक कंप्लेन फाइल हो जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर, किसके पास, अब हियरिंग होएगी, ट्रायल किसके पास होगा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के पास। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी, की पॉइंट, नो कोर्ट ऑर्डर और डिक्री कैन अटैच ग्रेचुटी, मतलब मान लेते हैं मुझे ग्रेचुटी मिल रही है, ओके, और मैं इंसॉल्वेंट हो गई हूँ, मैंने किसी की पेमेंट देनी थी, समथिंग हैज़ हैपेंड, नाउ कोर्ट से ऑर्डर आया कि भैया इसके अकाउंट से ये पैसे ले लो, सीज कर दो, ये पैसे इस ऑर्डर में दे दो, ये पैसा उस बंदे को अटैच कर दो, ग्रेचुटी का अमाउंट नहीं कर सकते, दिस इज व्हाट दिस केस लॉ इज सेइंग। मान लेते हैं राहुल के पास लोन है, कोर्ट ने ऑर्डर किया इसके सारे एसेट्स सीज कर लो, बट ग्रेचुटी स्टिल सेफ, it cannot be touched to repay loan. This is what I was telling you. Purpose, it protects employees end of the service benefit for the legal claims. Now retrospective validation, 3 अप्रैल 1997 1997 से 2009 अमेंडमेंट हुआ, कंसिडर्ड वैलिड एंड पेएबल, जो अमेंडमेंट मतलब 1997 के बाद, 3 अप्रैल 1997 के बाद 2009 से के में जो अमेंडमेंट हुआ यहाँ से इस पूरी टाइमलाइन के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, रेट्रोस्पेक्टिवली पैसे देना है। ओके, लीगल स्टेटस, ट्रीटेड एज इफ द 2019 अमेंडमेंट वाज ऑलवेज इन्फोर्स विद इन 30 डेज, दिस आया रेट्रोस्पेक्टिवली डाल देंगे, मतलब ना ग्रेचुटी पीछे से पे हो गई, पीछे से पे 1997 3 अप्रैल 1997, नो पनिशमेंट और पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ड्यूरिंग द गैप। जैसे मान लेते हैं प्रिया ने 1995 से 2002 तक काम किया, कंपनी ने बोला 2009 रूल तो था, पहले था ही नहीं, बट सेक्शन 30 ने बोल रहा है कि प्रिया को तभी भी ग्रेचुटी मिल जाएगी, बट किस साल से, 1997 ऑनवर्ड्स टिल 2002। ठीक है ना, ओवरराइड क्लोज, ग्रेचुटी एक्ट विल प्रिवेल, अगर किसी और एक्ट में कुछ और बातचीत कर रखी है, ग्रेचुटी में कुछ और बोल रखी है, तो ग्रेचुटी विल प्रिवेल। एनी अदर इनकंसिस्टेंट लॉ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, ग्रेचुटी इज गोइंग टू प्रिवेल। Okay, payment of gratuity overrides any inconsistent law or rule or contract or agreement। हमारे पास यहाँ 2 केस लॉज है, एक जसवंत सिंह गिल वर्सेस बीसीसीएल है, ग्रेचुटी एक्ट ओवरराइड्स कोल इंडिया सीडीए रूल्स जो कि नॉन स्टैट्यूटरी है, सो स्टैट्यूटरी लॉ इज greater than the internal law of our government company also। Yeah, then we have one more case law, Rajan Shanti P versus Union of India, in case of disciplinary termination under Working Journalist Act, special act will prevail, gratuity is not applicable। तो स्पेशल एक्ट मोर इंपॉर्टेंट हो जाएगा जनरल एक्ट से, वहाँ पे हमने जनरल बोला था इंपॉर्टेंट है, इंटरनल पॉलिसी है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं स्पेशल इंपॉर्टेंट है, जैसे जर्नलिस्ट वाला एक्ट है, नॉर्मल एक्ट है जो कि ग्रेचुटी है।
Okay, special act, payment of gratuity act, non-statutory rules, contracts and policies are going to apply, and that's pretty much it about this chapter and this session too. ओके सो आई होप गाइस ग्रेचुइटी और फैक्ट्रीज एकदम सॉर्टेड है आपके लिए. अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में ही बात कर सकते हैं. लॉ बाय सी में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. जो एलएलपी वाला नोट्स हैं उनको विदाउट एनी चार्जेस आई शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. एंड इफ़ यू वांट मी टू डू अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन द कंटेंट दैट इज लेफ्ट समवेयर अराउंड हाफ एन आवर की वीडियो होगी एलएलपी पे, फॉरेन एलएलपीज के बाद जो कंटेंट है, अगर आप चाहते हैं मैं उसकी वीडियो करूँ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. अदरवाइज आई एम एनीवेज शेयरिंग द नोट्स, यू कैन गो थ्रू देम इन केस यू नीड देम. ओके चलो, बाकी सारे चैप्टर्स के नोट्स, द एंटायर बुक इज अवेलेबल on the website, the link for which is given in the description and also attached in the pinned in the comment box. ओके चलिए दोस्तों, मैं ले रही हूँ आपसे अलविदा. मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ signing off for today. Bye bye, have a nice day.